अध्याय 21। मू वुशुन के साथ पहली मुलाकात। एक प्रधानमंत्री म्यू, जब वे सड़क पर मिले तो आपके बेटे ने मेरे परिवार की मिस के प्रति असभ्य व्यवहार किया और सबके सामने युवा मिस को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। मुझे उसकी रक्षा करने के लिए जनरल से आदेश मिले हैं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से किसी को भी युवा मिस को चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं दूंगा। लेकिन हमारी मिस इस तरह का अनुभव कैसे कर सकती हैं? अब उनके दिमाग को गंभीर आघात पहुंचा है। इस प्रकार हम प्रधानमंत्री को बता रहे हैं कि हमारे जनरल बाद में मुआवजे के मामले पर चर्चा करने आएंगे। म्यू जिंगचो तब तक क्रोधित था जब तक कि पुराना खून लगभग बाहर नहीं निकल गया, और वह तब तक लड़खड़ाता रहा जब तक कि उसे गिरने से बचाने के लिए खुद को सहारा नहीं देना पड़ा। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, उसने कांपते हुए अपने सामने पहाड़ जैसे जून फैमिली यून के गार्ड की ओर इशारा किया, और कांपते हुए उसने कहा, बस आप प्रतीक्षा करें, मैं इस मामले को कम नहीं होने दूंगा। क्या ये लोग और भी बेशर्म हो सकते हैं? उनके अपने पोते को पीटा गया और वे चाहते हैं कि वो मुआवजा दे। इसके अलावा वो नहीं मानते कि यू लुओफेंग मूर्खतापूर्ण ढंग से डरे हुए थे। वो महिला स्वर्ग से भी अधिक साहसी है, तो कोई चीज उसे कैसे डरा सकती है? मैंने आपको संदेश दे दिया है और अब मुझे रिपोर्ट करने के लिए वापस जाना होगा। मिस के लिए न्याय मांगने के लिए लॉर्ड जनरल व्यक्तिगत रूप से आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। गार्ड के शब्द विस्मयकारी धार्मिकता से भरे हुए थे, जिससे म्यू जिंगचो गुस्से से लगभग बेहोश हो गया था। उसने अपने दांत पीस लिए और निर्दयता से कहा, ठीक है, फिर मैं अब महामहिम को इस मामले की रिपोर्ट करने जाऊंगा। महामहिम को निर्णय लेने दे कि कौन सही है और कौन गलत है। हम्फ। इतना कहने के बाद उसने अपना लबादा तेजी से उछाला, अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखकर घूमा और चला गया। अब उसे महामहिम से मिलने के लिए अदालत जाने की जरूरत थी। गार्डों द्वारा मू शेन को प्रधानमंत्री की जागीर में वापस भेजने के बाद उनमें से एक मामले की रिपोर्ट करने के लिए जितनी जल्दी हो सके युन परिवार में लौट आया। जब युन लुओ ने अपने अधीनस्थ की रिपोर्ट सुनी, तो वो एक पल के लिए ठिठक गया, फिर दिल खोलकर हंसने लगा। हा हा हा, अच्छा, बहुत अच्छा, यह मेरी पोती है। मेरी पोती को इतना साहसी होना चाहिए, कभी किसी से नहीं डरना चाहिए। लेकिन उस पुराने चोर म्यू जिंगचो के चरित्र को देखते हुए वह इसे जाने नहीं देगा। आइए इस जनरल को तैयार करने में मदद करें। इस जनरल को अदालत में जाने और सम्राट से मिलने की जरूरत है। लॉन्गजियो मेनलैंड अपने लोगों की चिकित्सा विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे प्रसिद्ध बल मेडिकल पवेलियन है। यह मेडिकल मंडप न केवल विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय जड़ी बूटियां बेचता है, बल्कि इसमें बहुत कुशल चिकित्सक भी हैं। हालांकि ये चिकित्सक आमतौर पर लोगों को बचाने के लिए सामने नहीं आते हैं। भले ही आप उन्हें 1 लाख सोना भी दें, फिर भी उनका ध्यान आकर्षित करना संभव नहीं होगा। यू लुओफेंग ने मेडिकल मंडप में प्रवेश करने में कोई संकोच नहीं किया। सौभाग्य से जो लोग मेडिकल पवेलियन में आते हैं वे औसत लोग नहीं हैं। मेहमान अपनी अपनी समस्याएं सुलझाने में व्यस्त थे, इसलिए किसी को भी उसके आगमन का ध्यान नहीं आया। याद। जैसे ही युन लुओफेंग ने इस प्रसिद्ध मेडिकल कोर्ट के चारों ओर देखा, नीला वस्त्र पहने एक व्यक्ति उसके पास आया और विनम्रता से कहा, माफ करें, क्या आप जड़ी बूटियां खरीदने के लिए हमारे मेडिकल मंडप में आए थे? यू लुओफेंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और अपने पास मौजूद कागज का एक टुकड़ा निकाला। मुझे इस सूची में जड़ी बूटियां चाहिए। कृपया उन्हें मेरे पास लाएं। नीले लबादे वाला आदमी अभी भी मुस्कुरा रहा था, और उसने युन लुओफेंग से कागज लिया और कहा, ठीक है, कृपया प्रतीक्षा करें, और मैं थोड़ी देर में आपके लिए जड़ी बूटियां लाऊंगा। इतना कहने के बाद नीले वस्त्रधारी व्यक्ति यू लुओफेंग के लिए निर्दिष्ट जड़ी बूटियां लेने के लिए चला गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए यू लुओफेंग ने मेडिकल मंडप का मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। चूंकि कई चिकित्सक चिकित्सा मंडप में आए थे, इसलिए भवन की दीवार पर कुछ ऐसी समस्याएं चिपका दी गईं जिन्हें विभिन्न चिकित्सक हल नहीं कर सके, और इसलिए वे दूसरों के साथ चर्चा करना चाहते थे। अध्याय 22। मू वुशुन के साथ पहली मुलाकात 2। यू लुओफेंग ने चिपके हुए प्रश्नों की दीवार की ओर देखा।
उन समस्याओं में से कोई भी चुनौतीपूर्ण या दिलचस्प नहीं थी। वह निराश हुए बिना नहीं रह सकी। जैसे ही वह मुड़ना चाहती थी, अचानक उसे एक समस्या का आभास हुआ, जिसने उसे रोक दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई सावधान नहीं रहा और उसने मैनलुओ जहर खा लिया, तो इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? मैनलुओ जहर मैनलुओ नामक पौधे से है जो अत्यधिक जहरीले फूल पैदा करता है। यदि जहर दिया जाए, तो व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। वर्तमान में लोंगजियो महाद्वीप में मैनलुओ विषाक्तता की समस्या को हल करना वास्तव में मुश्किल है। लेकिन जड़ी बूटियां खरीदने के लिए आने से पहले उसने बिना सोचे समझे कुछ चिकित्सा पुस्तकों को पलट दिया और तभी मैनलुओ जहर के बारे में पेज पलटा। संभवतः यूं ही यू लुओफेग ने प्रश्न के अंतर्गत विश्रण विधि लिख दी। फिर उसने ब्रश अपने हाथ में लिया और बड़े हॉल के केंद्र की ओर चली गई। शुरू से अंत तक किसी ने भी इस सफेद कपड़े वाली लड़की को कागज पर कुछ स्ट्रोक छोड़ते हुए नहीं देखा। मिस, जो जड़ी बूटियां आप चाहती हैं, मैंने वे आपके लिए तैयार की हैं। जैसे ही युन लुओफेंग हॉल के बीच में पहुंची, नीले कपड़ों में वो पुरुष व्यक्ति जड़ी बूटियां पकड़े हुए उसके सामने आया। उनके चेहरे पर अभी भी वो विनम्र मुस्कान थी। कुल 5 मिलियन टन चांदी। 5 मिलियन टेल, इतना महंगा। यू लुओफेक की नसें थोड़ी हिल गईं। यह पहली बार है जब उसे एहसास हुआ कि जनरल जागीर इतनी खराब है। इसके अलावा, ये जड़ी बूटियां उसके लिए केवल एक दिन के लिए भिगोने के लिए पर्याप्त थीं। अगर उसने 5 दिनों के लिए पर्याप्त सामान खरीदा, तो उसे डर है कि जनरल मैनर का खजाना उसके खर्च करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ऐसा लगता है जैसे उसके लिए कुछ पैसे कमाने का समय आ गया है। तो प्रतिष्ठित जनरल मैनर की मिस के पास पैसे की कमी है। अचानक मेडिकल पवेलियन के दरवाजे से एक व्यंग्यात्मक आवाज आई। भीड़ ने आवाज का पीछा किया और देखा। पहली चीज जिसने उनका ध्यान खींचा वह यह थी कि मु वुशुंग ने पीले रंग की फलालन पोशाक पहनी हुई थी, जो शानदार और सुरुचिपूर्ण लग रही थी और जिसका पूरा शरीर अंतहीन आकर्षण से ढका हुआ था, जबकि उसके बगल में एक तीव्र विपरीतता थी। वह गाय के गोबर के ढेर के बीच खड़े फूल की तरह है, सुंदर और नाजुक, एक सुगंधित सुगंध जो नाक पर चढ़ती है। जिसने यू लुओफेंग का उपहास करने के लिए अपना मुंह खोला था, वह म्यू वुशुन का छोटा अनुयायी वू क्यूई था, जो उसके पक्ष में खड़ा था। आखिरकार, यू लुओफेग जैसे लोगों के प्रति मु वुशुन ने हमेशा तिरस्कार दिखाया और रवैये से भरा। उसने अपना गर्वित मुंह नहीं खोला, यहाँ तक कि दरवाजे से लेकर अब तक उसने यू लुओफेग पर नजर भी नहीं डाली। यू लुओफेंग ने अपनी नाक रगड़ी। म्यू वुशुन को यहाँ आते देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने म्यूशेन को पीटने की खबर नहीं सुनी। दुकानदार लिन। म्यू वुशुन यू लुओफेंग के चारों ओर घूमी और उसके सामने खड़े नीले कपड़े पहने आदमी के पास गई और पिछली ग्लैमरस सुंदरता को हंसी के स्पर्श के साथ एक सुंदर चेहरे में बदल दिया। क्या एल्डर रोंग आज है? अगर वह है, तो क्या मैं दुकानदार लिन को यह बताने के लिए परेशान कर सकता हूँ कि वुशुंग मिलने आया था? यह चिकित्सा मंडप है। भले ही दूसरा व्यक्ति सिर्फ एक छोटा दुकानदार हो, प्रधानमंत्री की मिस के रूप में म्यू वुशुन को विनम्र होना चाहिए और इससे आगे जाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। दुकानदार लिन ने भौहें चढ़ा दी। उसके चेहरे पर अभी भी एक विनम्र मुस्कान दिखाई दे रही थी। क्षमा करें एल्डर रोंग एक लंबी यात्रा पर गया है और अभी तक वापस नहीं आया है। मिस वुशुन कृपया लौट आएं। म्यू वुशुन का मुस्कुराता हुआ चेहरा कठोर हो गया, क्योंकि उसे खबर मिली कि एल्डर रोंग वापस आ गया है। वह देखने आई और उसने नहीं सोचा था कि ये लोग उसे चेहरा नहीं देंगे। फिर भी, अगर वह ऐसा सोचती, तो म्यू वुशुन के चेहरे पर अभी भी वही मुस्कान दिखाई देती। उस मामले में वुशुन ने फिर से गड़बड़ी पैदा कर दी है। अगर एल्डर रोंग वापस आए, तो कृपया मुझे जल्द ही सूचित करें, फिर वुशुन मिलने के लिए उपहार लेकर आएगा। कृपया। नीले वस्त्र पहने व्यक्ति ने प्रसन्न मुद्रा बनाई, मानो म्यू वुशुन निश्चित रूप से जाने वाला हो। मु वुशुन के पेट में गुस्से की आग उबल रही थी जो बाहर नहीं आ रही थी। लेकिन उसे एक नेक और सुंदर मुस्कान बनाए रखनी थी, इसलिए जब किसी ने इसे नहीं देखा, तो उसने अपने बगल वाले अनुयायी वू क्यूई को आंख मारी।
वू क्यूई को तुरंत पता चल गया कि इसका क्या मतलब है। युन लुओफेंग की ओर देखते हुए, जो अभी तक जाने वाला था, उसने उपहास किया। यू लुओफेंग, तुम वहां किस लिए ठंड में पड़े हो? चूंकि तुम दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं निकाल सकते, तुरंत बाहर निकलो। जिस स्थान पर हमारी मिस वुशुंग दिखाई देती है, वहां की हवा को ताज़ा रखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसी अच्छी हवा तुम्हारे जैसे कचरे से प्रदूषित हो जाती है। वुशुंग को बाहर अपनी छवि बनाए रखने की जरूरत थी। स्वाभाविक रूप से, वह यू लुओफेंग को सीधे तौर पर शर्मिंदा नहीं कर सकती थी, इसलिए इस तरह की बात आम तौर पर उसके छोटे अनुयायी द्वारा की जाती थी, जिसने उसके पेट को खदबदाते गुस्से से भर दिया था, जिससे बाहर निकलने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन यह बर्बादी भी इसी जगह पर प्रकट हुई। अध्याय 23। वॉर्म लाइक जेड फोर्थ प्रिंस। मिस यून का बिल मेरे टैब पर रखो। जब वू क्यूई ने यू लुओफेंग के लिए चीजें मुश्किल कर दी, तो पीछे से एक वॉर्म जैसी आवाज आई। मूल रूप से, वू क्यूई ने तब भी गर्वित चेहरा दिखाया जब उसने उस व्यक्ति का सामना किया जो उसके पास आया था। हालांकि वह अचानक अकड़ गई, और उसकी अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई जैसे उसने मल खा लिया हो, लेकिन एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। ब्रोकेड पोशाक पहने एक व्यक्ति, जो बिना किसी तुलना के महान लग रहा था, ने मंच पर एक ऐसी आभा बिखेरी जिसकी तुलना वो क्यूई जैसे व्यक्ति की आभा से नहीं की जा सकती। उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान दिखाई दे रही थी, और दो आंखों में एक सौम्य चमक थी। अद्वितीय सुंदरता, जेड की तरह गर्म। अचानक, ये 8 शब्द यू लुओफेंग के दिमाग में घुस गए, जिससे यू लुओफेंग मदद करने में असमर्थ हो गए, लेकिन उस आदमी पर एक और नजर डाली। केवल इस आदमी के चेहरे पर भले ही मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उसकी कोमल आंखों में एक प्रकार की लोमड़ी जैसी धूर्तता और कपटी दृष्टि छुपी हुई थी। चौथा राजकुमार, म्यू वुशुंग ने अपने चेहरे पर एक शानदार मुस्कान बनाए रखते हुए कहा, जैसे कि अभी उसने वू क्यूई को यू लुओफेंग के लिए चीजें मुश्किल करने का आदेश नहीं दिया हो। तो आप ओल्ड रोंग से मिलने आए थे? गाओ शाओचेन मुस्कुराए, अपने हाथों में फोल्डिंग पंखा फैलाया। उसकी आंखें जो शुरू में गर्म थीं, थोड़ी ठंडी हो गईं। मैं ओल्ड रोंग से मिलने नहीं आया था, बस जड़ी बूटियों के कुछ बंडल खरीदने आया था। मुझे आपको यू लुओफेंग यू को परेशान करते हुए देखने की उम्मीद नहीं थी। दुकानदार लिन, यू लुओफेंग का बिल मेरे खाते में डाल दो। भले ही मेरा जनरल मैनर खराब हो, फिर भी हम 5 मिलियन का भुगतान कर सकते हैं। यू लुओफिंग ने गाओ शाओचेन पर एक नजर डाली और फिर नीले लबादे वाले आदमी की ओर मुड़ गए। मैं पहले ये जड़ी बूटियां लूंगा, बाद में आप जनरल मैनर से पैसे प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आपकी यह कीमत बहुत महंगी है, कैसा रहेगा? आप मुझे वे घास के पौधे उपहार में दें। युवा लड़की की आंखें एक पल के लिए चमक उठीं और उस कोने की ओर इशारा करने लगी जहां हरी जड़ी बूटियां बिछी हुई थीं। उसने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ बयान दिया। नीला वस्त्रधारी व्यक्ति एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गया, फिर वह विनम्रता से मुस्कुराया। मिस, ये केवल सबसे आम जड़ी बूटियों में से एक हैं, और इनका कोई वास्तविक उपयोग नहीं है। यदि मिस यून चाहें तो आप जड़ी बूटी घास के उस कोने को हटा सकती हैं। बहुत धन्यवाद। यू लुओफेंग ने विनम्र बनने की कोशिश नहीं की, उसने सारी जड़ी बूटी पैक की और बिना पीछे देखे वापस दरवाजे की ओर चल दी। गाओ शाओचेन ने लड़की की आकृति को गायब होते देखा और अचानक हंसे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस युन परिवार की युन लुओफेंग अफवाहों के विपरीत सहनीय होगी। शायद मेरा भाई कोई खजाना खो देगा। म्यू वुशुंग गाओ शाओचेन के पास खड़ा था। ये बातें सुनने के बाद उसे बहुत असहजता महसूस हुई। उसका इस बात से क्या तात्पर्य है कि युवराज खजाना खो देगा? केवल वही क्राउन प्रिंस की महिला होने के योग्य है। यू लुओफेंग उस तरह की बर्बादी है, उसके पास क्राउन प्रिंस की उपपत्नी बनने की योग्यता भी नहीं है। चलो चलें। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के कारण मू वुशुंग को गुस्सा नहीं आया। उसने एक बार गाओ शाओचेन पर नजर डाली, फिर अपने अनुयायियों के झुंड को मेडिकल मंडप से बाहर ले गई, और दोपहर की तेज धूप में गायब हो गई। महामहिम चतुर्थ राजकुमार, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ कौन सी जड़ी बूटियाँ खरीदने आए हैं?
नीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने देखा कि वे चले गए हैं, थोड़ा मुस्कुराया और विनम्रता से पूछा। गाओ शाओचेन की आंखें एक लोमड़ी की तरह चालाक रोशनी से चमक उठी। यू लुओफेंग ने अभी कौन सी जड़ी बूटियां खरीदी? मुझे सबका एक सेट दे दो। बस 1 मिनट, मैं उन्हें तैयार कर दूंगा। नीले वस्त्रधारी व्यक्ति का मूड अच्छा था। आखिरकार ऐसे ज्यादा दिन नहीं होते जब वह एक ही दिन में इतनी महंगी जड़ी बूटियां बेच सके। तो इस समय उसकी मुस्कान अब उतनी विनम्र नहीं थी, बल्कि दिल से निकली मुस्कान थी। अध्याय 24। उत्साहित एल्डर रोंग। हालांकि जैसे ही नीले कपड़े वाला आदमी सवालों के कागजों से भरी दीवार के पास से गुजरा, उसने अचानक अपने कदम रोक दिए। जैसे ही उसने कागज का एक टुकड़ा लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसकी जोड़ी आंखें खुली की खुली रह गईं, कांपने लगीं। वास्तव में कोई है जिसने मैन लुओ जहर का उत्तर दिया है? बिल्कुल नहीं, मुझे जल्दी करनी होगी और एल्डर रोंग को ढूंढना होगा। केवल एल्डर रोंग ही जानता है कि उत्तर सही है या नकली। इस समय नीले वस्त्रधारी व्यक्ति गाओ शाओचेन को समायोजित नहीं कर सका। वह जल्दी से मेडिकल मंडप के भीतरी हॉल की ओर भागा। भीतरी हॉल के अंदर एल्डर रोंग, जिसके बारे में दुकानदार लिन ने कहा था कि वह यहाँ नहीं है, धीरे धीरे बिना किसी परवाह के उसके हाथों में चाय पी रहा था। उसका बूढ़ा चेहरा चिंता से ढका हुआ था, जबकि उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। बूढ़े आदमी की चिंता की तुलना में इस अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा बेहद सम्मानजनक था। अभी तक किसी ने मैन लुओ जहर के मिश्रण की विधि नहीं लिखी है। एल्डर रोंग ने धीरे से आह भरते हुए अपने हाथ में पकड़ा हुआ कप नीचे रखा। एल्डर रोंग, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक पल के लिए सोचा और उत्तर दिया, यहाँ तक कि हमारे मेडिकल मंडप के सबसे शक्तिशाली चिकित्सकों को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे डर है कि अन्य लोग भी मैन लुओ फूल के जहर के मिश्रण की विधि को नहीं समझते हैं। एल्डर रोंग ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, मैं बस कोशिश करना चाहता हूँ। यदि कोई इसका उत्तर नहीं दे सका, तो मैं आपको दोष नहीं देता। यह सिर्फ इतना है कि मैंने लॉन्ग युआन में चिकित्सकों को अधिक महत्व दिया। जब यह कहा गया, तो दरवाजे के बाहर तेज कदमों की आवाज गूंज उठी और फिर कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भौहें चढ़ा ली और नीले कपड़े पहने उस व्यक्ति की ओर उदासीनता से देखा, जिसने प्रवेश करने के लिए दरवाजे को धक्का दिया था। लिन जियो, एल्डर रोंग और मैं चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। आपको हमें परेशान करने की अनुमति किसने दी? अभी भी जाने की जल्दी नहीं है। लिन जियाओ पूरी तरह से चौंक गया और उत्सुकता से अपने घुटनों के बल बैठ गया। लॉर्ड मुरुंग, आपके अधीनस्थ ने देखा कि किसी ने मैन लुओ फूल के जहर को मिश्रण करने के लिए रास्ता भर दिया है। इसलिए मैं जल्दी से रिपोर्ट करने आ गया। प्रभु से प्रार्थना है कि वो मेरा अपराध क्षमा करें। झपट्टा मारना। इस बार अधेड़ उम्र के व्यक्ति के मुंह खोलने का इंतजार किए बिना एल्डर रोंग, जो शुरू में बैठकर चाय पी रहा था, अचानक खड़ा हो गया। उसकी सांसें कुछ तेज हो गई थीं। अभी आपने क्या कहा? क्या सच में किसी ने मैन लुओ फूल को मिश्रण करने का तरीका लिखा है? जल्दी जल्दी से वह कागज का टुकड़ा मुझे दे दो। हाँ, एल्डर रोंग। लिन जियाओ ने सम्मानपूर्वक कागज उसके हाथ में रख दिया, और एल्डर रोंग की हरकतों के साथ साथ उसका दिल भी उत्साहित हो गया। एल्डर रोंग ने अपनी सांसें रोक ली। कागज पकड़ने वाला हाथ कांपने लगा। यह सही है, यह मैन लुओ फूल मिश्रण विधि है। हमारी पिछली शोध पद्धतियां और उनके द्वारा लिखी गई पद्धतियां केवल एक कदम अलग हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हम सभी असफल हो गए, हम बस एक कदम चूक गए। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इस रहस्यमय व्यक्ति से मिलना है। लिन जियो, आप तुरंत उस चिकित्सक का पता लगा लेंगे जिसने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। वो हमारे मेडिकल पवेलियन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसी आपकी आज्ञा। लिन जियाओ ने फिर से अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया और जमीन से उठ खड़ा हुआ। जब वह जाने ही वाला था, उसे अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, यह सही है, एल्डर रोंग, वह म्यू प्राइम मिनिस्टर जागीर का म्यू वुशुन फिर से आपसे मिलने आया था। मुझे नहीं पता कि एल्डर रोंग। लिन जियाओ के बोलने का इंतजार न करते हुए एल्डर रोंग ने अधीरता से उसे टोक दिया।
क्या वह वही है जिसने इस प्रश्न का उत्तर दिया है? यदि नहीं, तो उसे भगाओ। हाँ। लिन जियाओ का मुंह थोड़ा हिल गया, लेकिन फिर भी उसने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। वह समझता है कि अभी एल्डर रोंग के लिए मैन लुओ जहर के विषरण से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। युन लुओफिग ने कभी नहीं सोचा था कि क्योंकि उसने बिना सोचे समझे कुछ लिखावट छोड़ दी थी, इससे मेडिकल मंडप में बड़ी सनसनी फैल जाएगी। और इसके कारण मेडिकल मंडप को उसे ढूंढने के लिए सामूहिक रूप से आगे बढ़ना पड़ा। अगर वह पहले से जानती थी कि इसके ऐसे परिणाम होंगे, तो वह ये कुछ बातें बिल्कुल नहीं छोड़ती। दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और हमें बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी है। थैंक यू। अध्याय 25। यू लुओफेंग को दबाया गया। मास्टर, कोई हमारे पीछे आ रहा है। सड़क पर यू लुओफेंग जनरल मैनर की दिशा में जा ही रही थी कि अचानक उसकी आत्मा से एक धीमी, रेंगने वाली आवाज सीधे उसके दिमाग में फैल गई। यह वह महिला है, मु वुशुन के गुर्गे। जियो मो ने फिर से समझाया। यून लुओफेंग थोड़ा सा घबरा गया, उसका फुर्तीला शरीर चुपचाप किनारे की एक गली में घुस गया। और फिर उसने कुछ छायाचित्रों को तेजी से उस सड़क की ओर आते देखा, जहां वह अभी खड़ी थी। चलते चलते उन्होंने भीड़ में कुछ खोजा। ऐसा लगता है जैसे मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। यू लुओफिग ने हल्के से अपनी भौहें सिकोड़ ली, आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं। इस मुख्य भूमि पर केवल किसी की मुट्ठी ही वास्तविक औचित्य है। जब मुट्ठी मजबूत हो तो बादशाह को भी आपका हुक्म मानना है। ठीक है, वे चले गए हैं। मुझे अब वापस लौटना चाहिए। जब उसने उन छायाचित्रों को सड़क से पूरी तरह से गायब होते देखा, तो यू लुओफेंग ने ताली बजाई और आगे बढ़ गई। जब वो गली से बाहर निकलने ही वाली थी, तभी एक काली छाया दीवार के ऊपर से कूदकर निकली। युन लुओफेग को अचानक पकड़ लिया गया, इसलिए एक उछाल के साथ वह ठीक उसके ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। संयोग से जब वह काली छाया नीचे गिरी, तो उसका चेहरा यू लुओफेंग के ठीक सामने था। फिर तार्किक रूप से उसके होंठ युवा लड़की के होंठों से चिपक गए। इसी तरह उसके शरीर ने भी युवती को जमीन पर दबा दिया। दो शव एक दूसरे से सटे हुए थे। यह स्थिति आसानी से लोगों की कल्पनाओं को उड़ान दे सकती है। यू लुओफिग ने अपनी आंखें थोड़ी तिरछी कर ली, उसकी पुतली से एक खतरनाक चमक चमकी। घबराओ। उस लड़के की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और फिर भी उसने युवा लड़की को जमीन पर दबा दिया। इस समय युवा लड़की दूसरे व्यक्ति की कमजोर सांसों को महसूस कर सकती थी। टकराना। यह देखकर कि उस आदमी ने अभी भी लगातार उस पर दबाव डाला है, युन लुओफेंग की निगाहें और अधिक खतरनाक हो गईं। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और उस आदमी को दूर धकेलने के लिए बल का प्रयोग किया। उसकी ताकत के तहत लड़के का सिर दीवार से टकराए बिना नहीं रह सका। वो कमजोर होकर चिल्लाया। उसी समय उस आदमी का नकाब उतर गया। भले ही यू लुओफेंग ने अनगिनत खूबसूरत लोगों को देखा हो, लेकिन जब उसने उनका चेहरा देखा तो वह पूरी तरह आश्चर्यचकित हो गई। उसके पास गाओ लिंग की शांत सुंदर उपस्थिति या युन क्विंगिया की आश्चर्यजनक सुंदरता नहीं थी, यहाँ तक गाओ शाओचेन की जेड मियाँ की तरह गर्मजोशी भी नहीं थी। हालांकि वह पूरी तरह से निर्दोष था। यदि इस आदमी की शक्ल सबके सामने ला दी गई, तो इससे हंगामा खड़ा हो जाएगा और इसके पीछे अनगिनत महिलाएं चीखती चिल्लाती रहेंगी। ऐसी तीखी भौहें, उसके चेहरे पर एक वीरतापूर्ण चेहरा था, जिसमें पूरी तरह से परिपूर्ण चेहरे की विशेषताएं थी, जैसे कि उन्हें सावधानीपूर्वक तराशा गया हो। खासतौर पर उनका फिगर, उनके खुले हुए काले गाउन से उनके 8 पैक एब्स का पता चलता था। जिस भी महिला ने यह देखा, वह लार टपकाए बिना नहीं रह सकी। उसके होठों पर लालिमा थी, वे सचमुच मुलायम लग रहे थे। उस समय उसके होंठ भींचे हुए थे, जिससे पता चल रहा था कि उसे अत्यधिक दर्द महसूस हो रहा है। मास्टर, उसके शरीर का गठन आध्यात्मिक इकाई का है। भगवान के कोड स्थान के अंदर जियोमो उत्साहित हो गया। वह भूल गया था कि उसकी मालकिन के साथ इस आदमी ने छेड़छाड़ की थी। जल्दी से उसे अपने साथ ले जाओ, वह तुम्हारे काम आएगा। आध्यात्मिक इकाई। यू लुओफिग ने भौहें चढ़ा दी।
उसने बेहोश आदमी की ओर देखा और पूछा, यह कैसी व्यवस्था है? मास्टर, क्या मैंने आपको नहीं बताया? आपका शरीर एक खाली आध्यात्मिक शरीर है, इसलिए आपका शरीर वास्तव में कमजोर है, जिससे साधना के दौरान लगातार रक्तस्राव होता है। केवल मेरी विशेष विधि से ही आप साधना कर सकते हैं। यह आध्यात्मिक इकाई और आपका शरीर समान है। केवल उसका शरीर 10 साल की उम्र से पहले विकसित नहीं हो सकता है। 10 साल की उम्र के बाद उसकी ताकत तेजी से बढ़ेगी। आमतौर पर लोन्गजियो मुख्य भूमि में जादूगर छोटी उम्र से ही अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। यह आध्यात्मिक सत्ता भिन्न है, उसके पास 10 साल की उम्र से पहले खेती करने का कोई तरीका नहीं है। एक बार 10 साल का हो जाने पर वह अविश्वसनीय रूप से तेजी से विकास करेगा। चैप्टर 26, पूरा परिवार बेशर्म है। निश्चित रूप से गुरु, मैं आपसे उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके साथ रहने से आपकी कल्टीवेशन जल्दी हो जाएगी। साथ ही यदि आप जोड़ी से कल्टीवेशन कर सकते हैं तो यह आपकी सफलता को जल्दी से पूरा कर देगा। गुरु, जल्दी से उसे जोड़ी कल्टीवेशन करने के लिए घर ले आएं। पे कल्टीवेशन। यू लुओफे का मुंह घूम गया, वह पूरी तरह अवाक रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस मुख्य भूमि में पे कल्टीवेशन जैसी कोई चीज है। गुरु, जल्दी से उसे घर ले आओ। अभी वह चोटों के कारण बेहोश है, तुम उसे अपने साथ वापस ले जाओ, उसे बांध दो और हर रात जोड़ी साधना करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम बहुत जल्दी सफलता पाओगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। यू लुओफेग और भी अधिक अवाक थी। उसे ऐसा क्यों लगा कि इस आदमी को देखने के बाद जियोमो उससे अधिक उत्तेजित है? क्या ऐसा हो सकता है कि जियोमो उसे पसंद करता हो? भूल जाओ, यू लुओफिग ने अपना सिर हिलाया। मुझे अपहरण में कोई दिलचस्पी नहीं है, दिन अभी छोटा नहीं है, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। यू लुओफिग के लिए यह सही है, जियोमो की हरकतें अपहरण से अलग नहीं हैं। हालांकि जाने से पहले युन लुओफिग ने उस आदमी की आंतरिक चोटों को रोकने के लिए रास्ते में खरीदी गई सुई निकाली, फिर मेडिकल मंडप द्वारा उसे उपहार में दी गई जड़ी बूटियां निकाली, चबाया और उसे खिलाया। ऐसा करने के बाद वह गली से बाहर जाने के लिए मुड़ी। ठीक है, मैं पहले से ही उसकी हालत में देरी करने में उसकी मदद कर रही हूँ, सिर्फ इस तथ्य के लिए कि उसके पास आध्यात्मिक इकाई संविधान है, चाहे वह जीवित रह सके, उसकी किस्मत को देखना होगा। मैं उपचार जड़ी बूटियों को फिर से खरीदने की परेशानी नहीं चाहती। ऐसा नहीं हो सकता, मास्टर, आपको उसे अपने साथ वापस लाना होगा। मत जाओ, मास्टर। उसके दिमाग में जियोमो की लगातार चिंतित चीख थी। उस आदमी को लगातार इतनी शोर शराबे वाली बातें न करने देने के लिए यू लुओफेंग ने बस उनका लिंक काट दिया। अंततः यह शांत है। शक्तिशाली और गंभीर महल के मुख्य हॉल में पीले शाही वस्त्र में एक पुरुष ऊपर शाही सीट पर बैठा है। उसने निराशा में लगातार रोते जनरल युन को देखा। जब उसने अपना माथा रगड़ा तो उसे लगातार सिरदर्द महसूस हुआ। जनरल यू का चेहरा दुख और पीड़ा से भरा हुआ था, मानो यू लुओफेंग वास्तव में किसी प्रकार की दुर्घटना दुर्भाग्य से ग्रस्त हो। अगर हमारे युन परिवार के रक्षक इतने वफादार और समर्पित नहीं होते, म्यू परिवार को अपमानित करने और मेरी पोती को बचाने का साहस नहीं रखते, तो मेरी पोती पहले ही उस जानवर के पंजे से बर्बाद हो गई होती। मैं महामहिम से विनती करता हूँ कि टू कॉल द शॉट, लिटरल फॉर जस्टिस। म्यू जिंगचो ने अभी अभी मुख्य हॉल में प्रवेश किया था। उसके पास अभी तक गलत होने के बारे में बोलने का समय नहीं था, और जनरल यू के बेशर्म शब्दों को सुनकर उसने लगभग अपने पुराने खून की उल्टी कर दी। जनरल यू, तुम शातिर निंदक। यू परिवार ने न केवल मेरे पोते को पीटा और घायल कर दिया, बल्कि मुझे ब्लैकमेल भी किया। अब पहले बुराई की रिपोर्ट करने का साहस करो, मतलब खलनायक खुद पर मुकदमा चलाने से पहले अपने शिकार पर मुकदमा करता है। यू लुओ ने उसकी ओर देखा, फिर परेशान होकर कहा, हमारे यू परिवार ने जनता की सुरक्षा के लिए वैध कार्रवाई की। अगर म्यूशेन पहले मेरी पोती पर अपने राक्षसी पंजे नहीं पहुंचाता, तो क्या उसे पीटा जाता? इस मामले में सबसे पहले गलती आपकी प्रधानमंत्री जागीर की थी। अगर आप हमें स्पष्टीकरण देते, तो मैं कृपया इसे जाने देता।
चैप्टर 27 सगाई तोड़ना। एक मुख्य हॉल में अधिकारियों ने चिल्लाने की हिम्मत न करते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। उन्हें गहरा डर लग रहा था कि लॉन्ग युआन के इन दो माउंट ताई के बीच लड़ाई निर्दोषों के लिए परेशानी लाएगा। म्यू जिंगचो का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने मल खा लिया हो। युन लुओ के बेशर्म चेहरे को घूरते हुए उसकी बेहद बदसूरत शातिर आंखें स्थिर रहीं। यदि यह इस तथ्य के कारण नहीं होता कि वो लड़ाई में उस बूढ़े व्यक्ति के खिलाफ जीत नहीं सका, तो वह पहले ही पास जाकर उसे मुक्का मार चुका होता। यू लुओ, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारा पूरा परिवार इतना बेशर्म है? तुम्हारी पोती वहाँ बिल्कुल ठीक है, मेरे पोते के विपरीत, जो अब बेहोश है। इतना कहने के साथ महामहिम अच्छी तरह से जानते हैं कि वास्तव में कौन गलत है। युन लुओ खड़े होते ही मजाक में हंसा। उसकी भयंकर दबंग आंखें तेज तलवारों के समान थीं। हमारी युन फैमिली गार्ड्स की सक्षम सुरक्षा के कारण मेरी पोती अब सुरक्षित और स्वस्थ है, अन्यथा मुझे डर है कि मैं अपने एकमात्र रिश्तेदार को खो सकता था। हालांकि भले ही मेरी पोती इस मामले से बच गई हो, लेकिन वह बहुत सदमे में थी। आज यदि आप मुझे स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, तो मैं अपने आदमियों को आपकी जागीर को जमीन पर रौंदने का आदेश दूंगा। म्यू जिंगचोउ तब तक क्रोधित था जब तक उसका शरीर कांपने नहीं लगा। उसने एक क्षण पहले के अपने क्रोध को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली। बूढ़े आदमी पर अब एक भी नजर न डालते हुए उसने अपनी दृष्टि सम्राट गाओ तू की ओर मोड़ दी। महामहिम, क्या महामहिम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि कौन सही है या गलत? उनकी अपनी बेटी महामहिम की प्रिय पत्नी है। उनकी पोती म्यू वू शांग और क्राउन प्रिंस को भी एक दूसरे से प्यार हो गया है। यदि यू लुओफेंग का हस्तक्षेप नहीं होता, तो वू शूंग पहले से ही क्राउन प्रिंस का कंसोर्ट होता। हालांकि वू शूंग का राजकुमारी पत्नी बनना देर सबेर घटित होगा। युन लुओफेंग का वह अपशिष्ट 4 शब्दों विश्व की माता के लिए कैसे उपयुक्त हो सकता है? यह जब गाओ तू ने दोनों अधिकारियों को एक दूसरे की ओर इशारा करते हुए देखा तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अंत में उन्होंने हल्के से आह भरते हुए कहा, प्रधानमंत्री, म्यू मैनर वास्तव में इस मामले में गलत था। यू परिवार ने आत्मरक्षा में काम किया। म्यू शेन को माफी मांगने के लिए यू परिवार के पास जाने दें। ऐसा नहीं है कि गाओ तू प्रधानमंत्री म्यू का पक्ष नहीं लेना चाहता था, यह सिर्फ इतना है कि इस यू लुओ ने लॉन्ग युआन की खातिर 10 साल के लिए अपना घर छोड़ दिया। यदि वह इस समय प्रधानमंत्री म्यू का पक्ष लेना जारी रखते, तो आम लोगों के दिल निश्चित रूप से उनके प्रति ठंडे हो जाते। वैसे भी, चाहे वह यू लुओफेंग के माता पिता हो या यू परिवार के प्रतिभाशाली यू किंग, हाँ, अंतिम परिणाम इसलिए हुआ क्योंकि वह म्यू मैनर के प्रति पक्षपाती था। और यह यू लुओफेंग यू परिवार का एकमात्र बीज है। अगर वास्तव में कुछ हुआ, तो उसे डर है कि बूढ़ा आदमी उसी वक्त पागल हो जाएगा। महाराज, ठीक है। म्यू जिंगचो को अपना मुंह खोलने की इच्छा रखते हुए गाओ तू ने अपना हाथ हिलाया, जिससे उसके शब्द रुक गए। तुरंत उन्होंने यू लुओ को गरिमा के साथ देखा और कहा, यह मामला इस तरह समाप्त होता है। म्यू शेन ने यू लुओफेंग को परेशान किया और अंत में उसे प्रतिशोध मिला। इसलिए मुआवजे के इस मामले को छोड़ दें, क्योंकि यू लुओफेंग को कोई नुकसान नहीं हुआ। भविष्य में किसी को भी इस घटना का उल्लेख करने की अनुमति नहीं है। यह स्पष्ट रूप से म्यू शेन था जो यू लुओफेंग का बलात्कार करना चाहता था, लेकिन गाओ तू के मुंह से यह केवल उत्पीड़न की कार्रवाई बन गई। दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है, मतलब बिल्कुल एक जैसा नहीं है। युन लुओ ने निराशा का स्पर्श छिपाते हुए आंखें नीचे की ओर देखीं। उन्होंने नम्रता से कहा, चूंकि महामहिम ने पहले ही निर्णय ले लिया है, इसलिए यह विषय उसका पालन करेगा। यह सिर्फ इतना है कि यह विषय अब उम्र में उन्नत हो गया है, इसलिए यह विषय भविष्य में सैनिकों को युद्ध में नहीं ले जा सकता है। यह कमांड टोकन महामहिम को वापस कर दिया जाएगा। यह कहने के बाद उसने अपनी आस्तीन से कमांड टोकन निकाला, धीरे धीरे सम्राट के पास आया और उसे किनारे पर मौजूद यमदूत को सौंप दिया। हिजड़े ने कमांड टोकन लिया और गाओ तू के पास गया और सम्मानपूर्वक उसे उसके पास लाया। गाओ तू वास्तव में इस बात से चिंतित था कि वह सैकड़ों हजारों सैनिकों की शक्ति को कैसे वापस लेगा।
उसने कभी नहीं सोचा था कि यह बुरा व्यक्ति इसे सौंपने की पहल करेगा। उसका हृदय तुरंत परमानंद से भर उठा। चैप्टर 28 सगाई तोड़ना दो। हालांकि उनके चेहरे पर दुविधा की अभिव्यक्ति थी। जनरल यू, आप देश के स्तंभ हैं। ऐसा करने से डरना इतना अच्छा नहीं है। बेहतर होगा कि आप इस कमांड सील को वापस ले लें। लॉन्ग युआन आपके बिना नहीं रह सकता। बूढ़ी लोमड़ी। यू लुओ मानसिक रूप से अपमानित। यह मत सोचो कि वह नहीं जानता। यह बूढ़ी लोमड़ी पहले से ही इतना खुश है कि अंदर फूल खिल रहे हैं। महामहिम, यह अधिकारी केवल मेरी पोती के साथ जागीर में जाना चाहता है और अब सेवानिवृत्त होना चाहता है। यह अधिकारी अब अधिक काम नहीं करना चाहता। फिर ठीक है। गाओ, तू बड़ी मुश्किल में था। यह कमांड सील, मैं इसे वापस ले सकता था, लेकिन इस समय कोई सही सामान्य उम्मीदवार नहीं है, इसलिए सामान्य पद अभी भी जनरल यून के पास है। वह जो चाहता है वह केवल कमांड सील है और सामान्य स्थिति के अनुसार यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उसे साइनक्योर देने में कोई नुकसान नहीं है। यह आम लोगों को यह सोचने से रोकने के लिए है कि वह हृदयहीन है। महामहिम, सम्राट को धन्यवाद। यू लुओ ने अपने दिल में व्यंग्य किया। उसकी आवाज में उच्च भावना थी। इस अधिकारी के पास अभी भी दो मामले हैं। उनमें से एक मेरी पोती यू लुओ की ओर से महामहिम गाओ लिंग के साथ सगाई को भंग करना है। गाओ तो एक पल के लिए चुप हो गया। उसने अपनी भौहें कस ली। जनरल यू, क्या आप निश्चित हैं कि आप सगाई तोड़ना चाहते हैं? आपको जानना होगा, यू लुओफेंग बेकार है। अगर वो क्राउन प्रिंस के साथ सगाई तोड़ देती है, तो वह शादी नहीं कर पाएगी। मतलब यह था कि अगर सगाई टूट गई, तो निश्चित रूप से कोई भी यू लुओफेंग से शादी करने को तैयार नहीं होगा। यह बर्बादी है। फेंगर मेरी पोती है, इसलिए जब तक मैं जीवित हूँ, कोई भी उसे नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। क्राउन प्रिंस का दिल पहले से ही दूसरे का है। अगर फेंगर उसके साथ है, तो उसे कष्ट होगा। जनरल युन, जेन को उम्मीद है कि आप इस मामले पर अच्छे से विचार कर सकते हैं। गाओतू की गलती डूब गई। यू लुओफेंग की क्षमता के साथ उसके पास निश्चित रूप से क्राउन प्रिंस की पत्नी बनने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अगर वह क्राउन प्रिंस के साथ रहने के लिए दृढ़ है, तो जेन उसके लिए निर्णय ले सकता है। उसे क्राउन प्रिंस की सफेद शाही उपपत्नी बनने की अनुमति दे सकता है। शाही परिवार की राजकुमारी के रूप में योग्यता, सुंदरता, विशिष्टता और प्रतिभा होनी चाहिए। और वह पहले ही प्रधानमंत्री की जागीर का वादा कर चुके हैं। म्यू वू शून को क्राउन प्रिंसेस बनने देंगे। जहां तक एक दशक से भी पहले की विवाह व्यवस्था का सवाल है, उस समय क्या यू लुओफेंग का जन्म ही नहीं हुआ था? वह नहीं जानता था कि वह बेकार हो जाएगी। इसके अलावा यू परिवार की सभी संतानें बहुत उत्कृष्ट थीं, इसलिए उसने यू परिवार के साथ एक विवाह समझौता बच्चों के बीच तय किया। केवल अब वह देखता है कि वह बेकार है, इसलिए शादी के समझौते को पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि जनरल यू की क्षमता उत्कृष्ट है। उन्हें जनरल की जागीर के साथ विवाह संबंध होने की भी उम्मीद है। भले ही उन्होंने सैनिकों की शक्ति छोड़ दी हो, उनकी अपनी ताकत अभी भी मौजूद है। यह सिर्फ एक सिफी स्थिति है, यह एक वैध पत्नी नहीं है। इसे बर्बाद करने में कोई समस्या नहीं है। हमारे युन परिवार की बेटी कभी किसी की रखेल नहीं बनेगी। सजा दबंग और अप्रतिबंधित थी। उनकी युन परिवार की बेटी कभी भी किसी की उपपत्नी नहीं बनेगी, भले ही दूसरा शाही या कुलीन हो, वह इसकी अनुमति नहीं देंगे। हम्फ। अचानक म्यू जिंग चो, जो अभी अभी गुस्से से भरा हुआ था, ने ठंडा उपहास करते हुए मजाक में कहा, आपकी पोती के आधार पर वो कचरा उसे सिफी पद देने में सक्षम होने के लिए पहले से ही उसके योग्य है, जब तक कि वह वैध पत्नी नहीं बनना चाहती। आपका सिर बस संदेह में है। आप यहाँ सभी अधिकारियों से पूछते हैं, कौन अपने बेटे या पोते को आपकी पोती से शादी करने देगा? सभी अधिकारियों ने कभी नहीं सोचा था कि म्यू जिंगचो उनका उल्लेख करेगा। वे अपना सिर नीचे झुकाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। एक बार यू लुओ के क्रोधित होने पर उन्हें बहुत डर लगता था। वह अपनी पोती को उनके बेटे या पोते पर मजबूर कर देंगे। हालांकि वह कचरा बेहद सुंदर है, लेकिन जिसके पास सुंदरता के अलावा कुछ भी नहीं है, जिसके पास कचरा पैदा करने का कोई रास्ता नहीं है, वो केवल किसी की रखेल बनने के लिए उपयुक्त है।
जिनके पास थोड़ा सा भी रुतबा है वे उसे पत्नी के रूप में नहीं लेंगे। चैप्टर 29, सगाई तोड़ना 3। यू लुओ की आंखें धीरे धीरे ठंडी होती गईं। उन तेज और शक्तिशाली आंखों ने उन अधिकारियों के शरीर पर नजर डाली जो अपनी पीठ पर खंजर की तेज धार की तरह खुद को जमीन में गाड़ देना चाहते थे। महामहिम, इस विघटित सगाई के मामले का फैसला मेरी पोती ने किया था। यदि महामहिम इस बड़े अधिकारी के प्रति सहानुभूति रख सकते हैं तो कृपया इस अधिकारी की इच्छा पूरी करें। उसने अपना सिर घुमाया और ऊंचे गांव तू की ओर देखा। उसका स्वर काफी दृढ़ लग रहा था। ठीक है। गांव तू की आंखें मशाल की तरह चमक उठीं। गरिमा से भरकर उन्होंने कहा, चूंकि जनरल यू ने ऐसा अनुरोध किया है, जेन इसकी अनुमति देगा। केवल जनरल यू, भविष्य में इसे पछतावा मत करो। इस अधिकारी को इसका पछतावा नहीं होगा। युन लुओ की आंखें दृढ़ और अधिक दृढ़ हो गईं। इस अधिकारी के पास अभी भी एक अंतिम विषय पर चर्चा है, वो यह है कि महामहिम इस अधिकारी को मेरी पोती के लिए एक डिक्री के रूप में वादा किए गए खाली आदेश का उपयोग करने की अनुमति देंगे। वह डिक्री है, अब से जब भी मेरी पोती किसी शाही परिवार के सदस्य से मिलती है तो उसे झुकने की आवश्यकता नहीं होगी। शुरू से अंत तक यू लुओ ने कभी भी मृत्यु मुक्त स्वर्ण पदक के मामले का उल्लेख नहीं किया। अनुमति है। गाओ तू ने हाथ हिलाते हुए उदासीनता से कहा, यदि उसने वास्तव में सम्राट को अपमानित करने के लिए कुछ किया है तो सम्राट उसे मारने के लिए नंबर 1 विशेषज्ञ को भी भेज सकता है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के पास यह मृत्यु मुक्त स्वर्ण पदक है या नहीं। अगर वह इसकी इजाजत न भी दे तो क्या? वह बूढ़ा व्यक्ति पहले ही वह कोरा आदेश निकाल लाया। वह क्या कह सकता था? आखिरकार वो कोरा आदेश कुछ ऐसा था जिसका उन्होंने शुरू में वादा किया था। अगर कोई अन्य मामला नहीं है तो आप सभी सेवानिवृत्त हो सकते हैं। अधिकारी अपनी छुट्टी लें। जब गाओ तू थककर खड़ा हो गया तो हर अधिकारी अपनी मुट्ठी जोड़कर 2-3 के समूह में मुख्य हॉल से बाहर चला गया। म्यू जिंगचो यू लुओ के पास चला गया और उसने उपहास करते हुए मजाक में कहा, यू लुओ, आज आपके फैसले के कारण आपकी पोती कभी भी पति नहीं ढूंढ पाएगी। हालांकि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी पोती को स्वीकार करेंगे। भिखारी। हा हा हा। जैसे ही वह बोल रहा था, म्यू जिंगचो ने अहंकारपूर्वक हंसते हुए कहा, यू लुओफिंग, भले ही वह बर्बादी उसके पूरे जीवन का उपयोग करती है, फिर भी वह मेरी पोती म्यू वू शून के 1000वें हिस्से को भी नहीं पकड़ पाएगी। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा, चाहे आपके युन परिवार की प्रतिभा कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, इसका कोई फायदा नहीं है। इसके बजाय एक उत्कृष्ट बेटी का पालन पोषण क्यों न करें। युन क्विंग या उस समय नंबर 1 प्रतिभाशाली थी। युन लुओफेंग की पिता की प्रतिभा भी खराब नहीं थी, लेकिन आखिरकार वे हमारे म्यू परिवार के हाथों हार गए। यू लुओ की अभिव्यक्ति उग्र हो गई। तड़क भड़क की गूंजती आवाजों के साथ उसकी मुट्ठी भींच गई। उसकी शक्तिशाली आंखें म्यू जिंगचो पर दागे गए खंजर की तरह चमक रही थीं। म्यू जिंगचो उससे थोड़ा सा भी नहीं डरता था। उसने बात जारी रखते हुए उपहास किया, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे म्यू परिवार ने म्यू किन को पाला है। इन पैलेस में कंसोर्ट किन जैसी पसंदीदा लड़कियां नहीं हैं। यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस की जन्म देने वाली मां की मृत्यु के बाद भी उन्हें कंसोर्ट किन द्वारा गोद लिया गया और पाला गया। अब म्यू परिवार ने एक शानदार लड़की म्यू वुशुन को पाला है। भविष्य में वह हमारे देश की भावी मां होगी। आपके युन परिवार ने पहले 2 अल्पकालिक बेटों को जन्म दिया और अब बहुत कठिनाई के बाद उसे एक पोती मिली है जो बेकार है। तो वह रुका, जैसे उसके होंठ एक उपहासपूर्ण वक्र की ओर मुड़ गए। लंबे समय के बाद युन परिवार अतीत बन जाएगा। इसके अलावा अपने मरने के बाद तक प्रतीक्षा करें, जब युन लुओफेंग हर किसी के दुर्व्यवहार को सहन करेगा, मौत से भी बदतर जीवन जिएगा। यू लू ने गहरी सांस ली, मुठियां थोड़ी कांप गईं। जाहिर है उसने हत्या करने की अपनी हार्दिक इच्छा को दबाने के लिए बहुत प्रयास किया। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं 50-60 साल और जीवित रह सकता हूँ। हमारे फैंगर को धमकाना चाहते हो, इसके बारे में सोचो भी मत। हा हा हा। म्यू जिंगचो जोर से हंसा। फिर आप यहाँ खुद को आत्मसम्मोहित कर लेते हैं।
हालांकि चाहे आप कितना भी इनकार करें, आप अंत में परिणाम नहीं बदल सकते। मेरा म्यू परिवार हमेशा आपके लिए अतुलनीय रहेगा और आप जल्द ही इतिहास बन जाएंगे। अपना भाषण समाप्त करने के बाद म्यू जिंगचो ने फिर यू लुओ के क्रोधित चेहरे की ओर नहीं देखा। मुख्य हॉल से बाहर निकलते समय वह जोर से हंसा। चैप्टर 30 सगाई तोड़ना 4 युन परिवार एक युवा लड़की के कमरे में औषधीय सुगंध का एक झोंका पूरे कमरे में फैल गया, जिसने कमरे की सारी मूल गंध को ढक दिया। यू लुओफेंग एक बाथटब के सामने पूरी तरह से नग्न खड़ी थी। उसने धीरे से अपना एक पैर उठाया और सावधानी से उसे लकड़ी के टब की ओर बढ़ाया। जब उसके पैर की उंगलियां स्नान में औषधीय तरल को छूती थीं, तो उसके पैर की उंगलियों में असहनीय दर्द फैल जाता था। उसने अपना दिल कठोर कर लिया और अपना पूरा पैर उसमें डाल दिया। उस क्षण काटने के दर्द ने उसके हाथ को उसके पूरे पैर को काटने के लिए उकसाया, लेकिन वह समझ गई कि अगर वह इस बाधा को सहन नहीं कर सकती है, तो वह केवल हमेशा के लिए एक कचरा बन सकती है जो खेती नहीं कर सकती है। जियोमो, आपने मुझे पहले बताया था, औषधीय स्नान बहुत दर्दनाक होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह का दर्दनाक होगा। यू लुओफिक कड़वाहट से मुस्कुराई, लेकिन अंततः उसने अपने पूरे शरीर को बाथटब में डुबो दिया। इस समय उसने महसूस किया कि अनगिनत चाकू उसकी त्वचा को काट रहे हैं। इससे बहुत दर्द हो रहा था। वो कई बार बाहर कूदना चाहती थी। हालांकि एक बार जब उसने सोचा कि विफलता का परिणाम उसे भुगतना होगा, तो उसने दृढ़ता से अपने दांत पीस लिए और सहन करती रही। मास्टर, अपना सर्वश्रेष्ठ करो जब तक आप इसे सहन करते रहेंगे, उसके बाद आप इस मुख्य भूमि की यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हैं। सहने में कुछ भी गलत नहीं है। जियोमो के प्रोत्साहन ने यू लुओफेंग के दिल को झकझोर कर रख दिया और पीले चेहरे पर एक दृढ़ अभिव्यक्ति झलक गई और मंत्रमुग्ध कर देने वाली आंखों से एक जलती हुई रोशनी और अतुलनीय शांति मिली। आपने जो कहा वह सही है, मुझे यह दर्द सहते रहना होगा। अपने लिए, इस युन परिवार के लिए भी। उसने अपनी आंखें नीची कर ली। उसकी आंखों में दबंगई और अहंकार छिपा हुआ था। मैं मजबूत बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस महाद्वीप के लोग अब मुझे धमकाने की हिम्मत न करें। मैं चाहती हूँ कि म्यूजिंग चाओ और एक सम्राट का कुत्ता मेरे माता पिता की कब्र के सामने घुटने टेक दें और एक दिन माफी मांगें। मैं भी चाहती हूँ मेरे पैरों के नीचे से पूरा महाद्वीप कुचल जाए। वो कभी भी लोगों के साथ औसत दर्जे का व्यवहार करने को तैयार नहीं थी। पिछले जन्म में वह ऐसा नहीं थी, इस जीवन में भी वह ऐसा नहीं करेगी। अपने पिछले जीवन में उसने गुरु के गोद लेने का बदला लेने के लिए कड़ी मेहनत की। यह दुनिया, मुख्य भूमि पर रहना है। इस गंभीर दर्द के तहत यू लुओफेंग कई बार बेहोश हो गई। फिर अंत तक पूरा शरीर सुन्न हो गया। लेकिन अंत में वो फिर भी इससे गुजरी। जब तक मूल रूप से हरे औषधीय तरल का टब धीरे धीरे काला नहीं हो जाता, तब तक वह टब से बाहर नहीं निकली। 1 घंटा, पूरे 1 घंटे का समय, 1 शताब्दी के बराबर महसूस हुआ, जिसे सहन करना काफी कठिन था और इतना दर्दनाक कि उसे अभी पूरे 4 बार और सहना होगा। हालांकि पहली बार अनुभव करने के कारण उसे अचानक महसूस हुआ कि इस तरह का दर्द अब उतना असहनीय नहीं लगता जितना मूल रूप से लगता था। यह स्पष्ट है कि यू लुओफेंग क्विक्सोटिक है। पहले औषधीय स्नान का दर्द सबसे हल्का था। जितना अधिक आप खत्म करने के करीब होते हैं, यह उतना ही कठिन होता जाता है और 5वें दिन तक यू लुओफेंग को अचानक एक बहुत गंभीर समस्या का पता चला। यानी जनरल मैनर के पास पैसा नहीं है। यह सही है, उसके 4 बार के औषधीय स्नान की कीमत पूरे 20 मिलियन लियांग थी। यह जनरल मैनर की इतने वर्षों की संचित बचत है। नतीजा यह हुआ कि उसने इसे 4 दिनों के भीतर खर्च कर दिया। यू लुओफेंग स्तब्ध थी। वह अपने दादा के रोष की अभिव्यक्ति की कल्पना कर सकती थी जब उन्होंने खाली खजाना देखा। मिस इस समय नौकरानी यान जल्दी से भागी। उसका छोटा सा चेहरा चिंता से भरा हुआ था। मिस, एक बड़ी समस्या। प्रधानमंत्री म्यू मैनर के म्यूशेन मिस से मिलने आए थे। अभी जनरल घर पर नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? म्यूशेन, यह नाम सुनने के बाद यू लुओफेंग के होंठ हल्के से उठे।
मैं 5वें दिन के औषधीय स्नान के लिए आवश्यक औषधीय जड़ी बूटियों को खरीदने के लिए पैसे नहीं होने के बारे में चिंतित था। यह पैसा भेजने वाला अभी आया है। इस समय सामने के आंगन में म्यूशेन चिंतित था क्योंकि वह आगे पीछे घूम रहा था। उसका चेहरा आशंका से भरा हुआ था। वह पहले से ही घर पर 4 दिनों से सोच रहा है। इन 4 दिनों में उसने बहुत सारे सवाल सोचे। वे सवाल एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमते थे, यू लुओफेंग। चैप्टर 31। युन लुओफेंग एक महान ठग। उसे यकीन था कि उसके दादाजी को भी उसकी संभोग करने में असमर्थता के बारे में पता नहीं था। तो यू लुओफेंग को यह कैसे पता चला? इसलिए कुछ दिनों तक इस मामले पर विचार करने के बाद उन्होंने अंततः इसके बारे में पूछताछ करने के लिए यहाँ आने का फैसला किया। दूर से उसने सफेद कपड़े पहने एक युवा लड़की को सूरज की ओर मुंह करके चलते हुए देखा। प्रकाश की एक रेखा चमकी और उस अद्वितीय सुंदर चेहरे पर गिरी, मानो वह किसी पेंटिंग से निकल रहा कोई पात्र हो, तुलना से परे सुंदर। म्यूशेन की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। वो यह कैसे नोटिस नहीं कर सका कि युन लुओफेंग पहले इतनी खूबसूरत थी। ठीक है, यही स्वभाव होना चाहिए। यह सही है। वर्तमान में युवा लड़की का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया था। यह अब उसके पिछले मोहग्रस्त और पतनशील स्वभाव जैसा नहीं था और इसके बजाय बढ़ते आत्मविश्वास में बदल गया था। उसकी भौहों के बीच अहंकार का स्पर्श भी देखा जा सकता था और उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वे नीचे दुनिया को देख रही हों। अचानक म्यूशेन को यह आभास हुआ कि उसकी अपनी बहन म्यू वुशुंग भी सफेद कपड़ों में इस युवा लड़की से तुलना नहीं कर सकती। एक दिन ऐसा आएगा जब क्राउन प्रिंस महामहिम को जीवन भर उसके साथ अपनी सगाई तोड़ने का पछतावा रहेगा। यू लुओफेंग। म्यूशेन की भावनाएं काफी जटिल थीं। उसने अपनी ओर बढ़ती हुई युवा लड़की को देखा और अपने दांत चबाते हुए कहा, तुम्हें क्यों पता है? पता है कि मुझे उस क्षेत्र में एक समस्या है। उसका पूरा चेहरा बेचैनी से बुरी तरह जल गया। आखिरकार नपुंसक होने की बात स्वीकार करना एक आदमी के लिए बेहद शर्मनाक बात थी। युवा लड़की पहले की तरह उदासीन और इत्मीनान से रही। उसकी मंत्रमुग्ध आंखों ने म्यूशेन पर निष्पक्षता से नजर डाली और उसके होंठों का कोना थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। जब से तुम यहाँ आए हो, क्या तुम्हारे पास पहले से ही कोई उत्तर नहीं है? प्लॉप। अचानक म्यूशेन यू लुओफेंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया और चीखते हुए विनती की, भगवान डॉक्टर, कृपया मुझे बचा लीजिए। क्या तुमने नहीं कहा कि मैं कूड़ा हूँ? यू लुओफेंग ने घुटने टेके म्यूशेन की ओर उदासीनता से देखा। ईश्वरीय डॉक्टर, मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं अंधा हो चुका हूँ और यहाँ तक ईश्वरीय डॉक्टर डेरन एक को भी नाराज कर चुका हूँ। जब तक डेरन मुझे ठीक कर सकता है, मैं, म्यूशेन, निश्चित रूप से अब से आपका अनुसरण करूंगा। म्यूशेन ने रोते हुए अपने आंसू पोंछे। मुझे आपके पीछे आने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं, मुझे लोगों को ठीक करने और रोगियों को देखने के लिए धन की आवश्यकता है। औषधीय जड़ी बूटियां इन दिनों बहुत महंगी हैं और जनरल एस्टेट हमेशा बेहद गरीब रहा है और उन जड़ी बूटियों को खरीदने में सक्षम नहीं है। यू लुओफेंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। तो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बचाने को तैयार नहीं हूँ, बात सिर्फ इतनी है कि मैं असमर्थ हूँ। भगवान डॉक्टर, पैसा कोई समस्या नहीं है। जब तक आप मुझे ठीक कर सकते हैं, कितना भी पैसा कोई समस्या नहीं है। यू लुओफेंग की बातें सुनकर म्यूशेन की आंखें चमक उठीं। यह देखते हुए कि आप कितने ईमानदार हैं, मैं आपसे पूरी फीस नहीं लूंगा, इसलिए आपको केवल मूल शुल्क का भुगतान करना होगा। युन लुओफेंग के मुंह का कोना एक मनमोहक मुस्कान के साथ उठा। कल 50 मिलियन टेल्स ले आओ और मैं तुम्हें तुरंत ठीक कर दूंगा। आज के लिए डाउन पेमेंट के रूप में पहले 50 मिलियन दे दो। क्या? म्यूशेन आश्चर्य से अवाक रह गया। 50 मिलियन, और यह सिर्फ मूल शुल्क था। आखिर किस प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों की कीमत इतनी अधिक हो सकती है? ओह, आपको यह जानने की जरूरत है, आपकी बीमारी कोई आम बीमारी नहीं है। 50 मिलियन की कीमत पहले से ही सबसे कम है और यह सिर्फ औषधीय जड़ी बूटियों की कीमत है। मैं पहले से ही चांदी की सुइयों की लागत और अपने श्रम शुल्क को इकट्ठा नहीं कर रहा हूँ।
यून लुओफेंग ने मू शेन की ओर देखा। यदि आप मेरी आंखों से नहीं मिले तो मैं आपको ठीक नहीं करूंगा, भले ही आपने मुझे 100 मिलियन टेल्स दिए हों। आखिरकार आपकी बीमारी ठीक होने के लिए बहुत कठिन है और मुझे थका भी देगी। ऊर्जा। म्यू शेन की आंखें भावनाओं से भरी थीं। इसलिए युन लुओफेंग के लिए उसका इलाज करना इतना थका देने वाला मामला था, और उसने अनजाने में सोचा कि 50 मिलियन बहुत महंगा है। चैप्टर 32, युन लुओफेंग, एक महान ठग। दो अब ऐसा प्रतीत हुआ कि 50 मिलियन टेल्स इतने महंगे नहीं थे। क्या उसने सिर्फ यह नहीं कहा कि वो उसका इलाज कर रही थी क्योंकि वो उसकी आंखों से मिला था? अगर यह कोई और होता तो वह उनका इलाज नहीं करती, भले ही वे उसे 100 मिलियन टेल्स दे दें। गॉड कोड वर्ल्ड के अंदर अपने मालिक के बेशर्म शब्दों को सुनने के बाद जियोमो अपनी आंखें घुमाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ठगो, जितना चाहो ठगो। यू लुओफेन के लिए इस प्रकार की छोटी बीमारी कोई बड़ी बात नहीं थी। अंत में उसके लिए उससे 50 मिलियन का घोटाला करना पर्याप्त नहीं था, बल्कि उसने दूसरे को यह महसूस कराया कि उसने उस पर एहसान किया है। ईश्वरीय डॉक्टर मोशेन की भौहें शर्मिंदगी से झुक गईं। मैं 5 मिलियन बाद में भेज सकता हूँ, लेकिन शेष 45 मिलियन के लिए क्या आप मुझे और समय दे सकते हैं? यू लुओफेंग ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया। एक बार जब आप पर्याप्त धन इकट्ठा कर लेंगे तभी मैं आपका इलाज शुरू करूंगा। इसके अलावा किसी को भी मेरे द्वारा आपका इलाज करने के बारे में न बताएं। मुझे जटिलताएं पसंद नहीं हैं। अगर अन्य लोगों को गलती से इसके बारे में पता चलता है तो मेरे पास न आएं, भले ही आप इलाज करने में मुश्किल बीमारी से पीड़ित हों। मैं औसत लोगों का इलाज नहीं करता। म्यू शेन की भावना द्रवित हो गई। उसके हृदय की गहराइयों से खुशी की लहर फूट पड़ी। उन्होंने कहा कि वह किसी औसत व्यक्ति का इलाज नहीं करेगी। दूसरे शब्दों में, वह कोई औसत व्यक्ति नहीं था। ऐसे धर्मात्मा डॉक्टर को जानकर उसके जीवन को अब से कम कुछ सुरक्षा मिलेगी। ईश्वरीय डॉक्टर, मैं समझता हूँ। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग आपको इतने सालों तक कूड़ा कहते रहे। ओह नहीं, ईश्वरीय डॉक्टर, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कूड़ा कह रहा हूँ, यह वे हैं। मैंने हमेशा सोचा है कि आप एक छुपी हुई प्रतिभा हैं। म्यू शेन के पूरे चेहरे पर प्रसन्नता का भाव झलक रहा था। आपको परेशानियां पसंद नहीं हैं और आप किसी का भी इलाज करने को तैयार नहीं हैं, इसलिए आपने अपनी चिकित्सा विशेषज्ञता छुपा ली है ना? आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मैं निश्चित रूप से आपकी प्रतिभा के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। भले ही यू लुओफेंग ने उसे चेतावनी न दी हो, फिर भी वह लापरवाही से नहीं बोलेगा, वरना उसके नपुंसक होने का सच बाहर आ सकता है। अच्छा है, आप जा सकते हैं। एक शिचेन एक के भीतर 50 लाख टेल्स जमा राशि भेजें। एक बार शिचेन के बाद आपके आने का कोई कारण नहीं है। स्विश। जैसे ही यू लुओफेंग ने बोलना समाप्त किया, म्यू शेन पहले ही घटनास्थल से भाग गया था। उसे डर था कि वह इसे समय पर नहीं बना पाएगा और यू लुओफेंग वास्तव में गुस्से में उसका इलाज नहीं करेगा। तो यह पता चला कि डॉक्टरों के लिए पैसा कमाना इतना आसान है। यू लुओफेंग ने उसकी ठुड्डी को सहलाया और उसके खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान और अधिक मंत्रमुग्ध कर देने वाली हो गई। यह वास्तव में बहुत आसान है। सामग्री की कीमत 10,000 टन भी नहीं है और आप 50 मिलियन टन ठगने में कामयाब रहे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने उससे 50 मिलियन ठग लिए, फिर भी वह अभी भी आपका बहुत आभारी है। कहो, क्या यह म्यू शेन पूरी तरह से मूर्ख है? जियोमो चकित हो गया था। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका मालिक इतना बड़ा ठग निकलेगा। वह म्यू परिवार से है, इसलिए अगर मैं उसे नहीं ठगूंगा तो किसे ठगूंगा? युन लुओफेग ने एक फीकी मुस्कान बिखेरी, उसकी आंखें झुकी हुई थीं। ठीक है, मैं औषधीय स्नान के इस आखिरी दिन को जल्दी से समाप्त कर दूंगा। कल से मैं आधिकारिक तौर पर साधना का मार्ग शुरू कर सकूंगा। जब समय आएगा, मैं युन परिवार को चोट पहुंचाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक खूनी सबक सिखाऊंगा। खून का कर्ज खून से चुकाना चाहिए। भले ही यू लुओफेंग के पिता की मृत्यु प्रधानमंत्री म्यू के हाथों नहीं हुई, फिर भी उनकी मृत्यु को प्रधानमंत्री म्यू से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा
चूंकि उस कुत्ते सम्राट ने म्यू परिवार की रक्षा करने का फैसला किया, एक दिन ऐसा आएगा जब वह इस राजवंश का नाम बदल देगी। मास्टर, मुझे विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं होगा। जियोमो की आवाज दृढ़ विश्वास से भरी थी और युवा लड़की पर उसके गहरे विश्वास को प्रकट करती थी। यह धीरे धीरे युवा लड़की के दिमाग में गूंजने लगा, जिससे उसका दिल भी आत्मविश्वास से भर गया। चैप्टर 33, निम्न रैंक प्रारंभिक स्तरीय स्पिरिट कल्टीवेटर। बाथटब में लड़की का खूबसूरत चेहरा राख हो गया था क्योंकि उसने अपने होठों को जोर से काटा था। उसके नाजुक बाल उसकी पीठ पर लटक रहे थे और गर्मी और धुंध के माध्यम से उसकी आश्चर्यजनक सुंदरता देखी जा सकती थी। यह अनिश्चित था कि कितना समय बीत चुका था। बाथटब के अंदर का औषधीय तरल हरे से काले रंग में बदल गया था। लड़की ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसके स्वाभाविक रूप से लाल होंठों से गंदी हवा का झोंका निकला। मास्टर, आप सफल हो गए हैं। अब आप एक निम्न श्रेणी के शुरुआती स्तर के स्पिरिट कल्टीवेटर हैं। अब आप पहले से कचरा उगाने में असमर्थ नहीं हैं। बाद में मैं आपको एक नुस्खा दूंगा जिसका पालन करके आप औषधीय स्नान तैयार कर सकते हैं। उस औषधीय स्नान में अभ्यास करने से आपकी गति बढ़ जाएगी। उसकी आत्मा के अंदर जियोमो इतना आनंदित था कि वह लगातार जोर जोर से चिल्लाने लगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पास आध्यात्मिक जड़ी बूटियां नहीं हैं, अन्यथा प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता। मास्टर, आप गॉड कोड वर्ल्ड में कब आएंगे और पिछली बार जो जड़ी बूटियां मिली थी उन्हें लगाएंगे? यू लुओफेंग की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, जियोमो की आवाज अचानक सतर्क हो गई। मालिक, कोई आ रहा है। कोई आ रहा था। यू लुओफेंग की उपस्थिति तुरंत तेज हो गई। उसने तुरंत बगल से बागा पकड़ा और उसे अपने शरीर पर लपेट लिया। वह बाथटब से बाहर निकली और जोर से चिल्लाई, वहां कौन है? बाहर आओ। स्क्रीन के पीछे एक काली आकृति धीरे धीरे उभरी। उस आदमी के चेहरे की विशेषताएं बहुत उत्कृष्ट थीं, इस हद तक परिपूर्ण कि देवताओं को भी ईर्ष्या हो जाए। उनका परिभाषित, तराशा हुआ चेहरा भावहीन था। उसकी काली आंखें युन लुओफेक को तीव्रता से घूर रही थीं। उन अथाह आंखों ने किसी को भी उसके आंतरिक विचारों को समझने से रोक दिया। युन लुओफेक की नजर उस आदमी के कोमल होठों पर पड़ी और वह उस दिन को याद किए बिना नहीं रह सकी जब दूसरे ने गिरने पर उसे चूमा था। तुम यहाँ क्यों आए? लड़की की मानसिक स्थिति धीरे धीरे अपनी पूर्व शांति पर आ गई और उसकी मंत्रमुग्ध आंखें एक बार फिर उस ग्लेशियल चेहरे को देख रही थीं। उसकी आवाज में अधीरता की जगह चिढ़ाने की झलक भी थी। आपने इसे गिरा दिया। उस आदमी ने अपना हाथ उठाया और एक जेड पेंडेंट उसकी पकड़ से लटक गया। जेड पेंडेंट पर स्पष्ट रूप से यूं शब्द अंकित था, जिसका चरित्र उसकी आंखों में प्रतिबिंबित हो रहा था। युन लुओफेक क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उस दिन उसने वास्तव में अपना जेड पेंडेंट खो दिया था और चाहे कुछ भी हो, वो उसे ढूंढ नहीं पाई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस आदमी के हाथों में पड़ जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी जनरल एस्टेट में आएगा। वास्तव में यह केवल इस जेड पेंडेंट के कारण था कि वो उसकी तलाश में आया था। अच्छा, चूंकि जेड पेंडेंट पहले ही अपने मालिक के पास वापस आ चुका है, अब आप जा सकते हैं। यू लुओफिग ने जेड पेंडेंट स्वीकार कर लिया। एक दुष्ट मुस्कान के साथ उसने ठंडे, उदासीन आदमी को देखा और भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या कुछ और है? वह आदमी थोड़ा सा हिला लेकिन हटा नहीं। किसी कारण से उस पल में युन लुओफिग को अपने चेहरे पर अजीबता का एक निशान मिला। तुम्हें मुझे बचा लिया। हाँ, और तुमने मेरा चेहरा भी देखा। और इसलिए जिम्मेदारी लें। स्पीचलेस युन लुओफेग स्तब्ध था और अजीब भाव से इस आदमी को देख रही थी। उसे अभी सुनने की समस्या नहीं थी, है ना? यह ठंडा आदमी उसे असुविधा की दृष्टि से जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर कर रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसके मुखौटे के नीचे उसका चेहरा देखा था। मुझे पता था कि ऐसा होगा। गुरु, उसे जल्दी स्वीकार करो। तुम्हें उससे लाभ होगा। उसे जल्दी स्वीकार करो। जियोमो पूरी तरह से अपने आप में खोया हुआ था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि यह वही व्यक्ति है जिसे जिम्मेदारी लेने के लिए कहा जा रहा है। चुप रहें।
युन लुओफेंग उस पल खुद को रोक नहीं पाए और जोर से चिल्लाई। तभी उसकी नजर सामने खड़े आदमी पर पड़ी। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ बलात्कार किया है। तुम मुझसे कौन सी जिम्मेदारी ले रहे हो? इसके अलावा हम पूरी तरह से अजनबी हैं। तुम मेरी तलाश में क्यों आए? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारी एक बार मदद की थी। भावनाहीन आदमी ने अपने होंठ भींचे और अजीब तरीके से उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। मैं बस आपके साथ बहुत सहज महसूस करता हूँ। चैप्टर 34, लेट मी वार्म योर बेड। मुझे अपना बिस्तर गर्म करने दो। उसके साथ सहज। यह कैसा तर्क था? बताओ, तुम क्या कर सकते हो? यू लुओफेंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और फीकी मुस्कान के साथ उस अजीब आदमी को देखा। उस आदमी ने वापस लेते हुए उत्तर दिया, कुछ भी। कुछ भी। बिस्तर गर्म करने के बारे में क्या ख्याल है? युन लुओफेक की आंखें मुस्कुरा रही थीं, उसकी आवाज बेहद मोहक थी और उसके होठों पर चिढ़ाने का एक संकेत था। फिलहाल युवा लड़की ने केवल हल्का कपड़ा पहना हुआ था। उसकी उजागर बर्फ सफेद जांघें और उसकी मनमोहक आवाज किसी के भी दिल और आत्मा को मंत्रमुग्ध कर सकती है। लेकिन उस पल उसने वास्तव में अपने सामने एक गंभीर और अजीब आदमी को देखा। शर्माते हुए, यह लड़का वास्तव में छेड़खानी बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे नहीं पता, उस आदमी ने एक ईमानदार और आज्ञाकारी लड़के की तरह उसके सवाल का सच्चाई से जवाब दिया। वह रुका और फिर बोला, मैं सीख सकता हूँ। मैं सीख सकता हूँ। यू लुओफिग ने उसे घूर कर देखा। यदि एक दिन एक आदमी आपके सामने खड़ा हो और आपसे कहे कि वो आपका बिस्तर गर्म करना सीखेगा, तो आप कैसे शांत रह पाएंगे? तो फिर मेरे साथ मेरे अंगरक्षक बनकर रहो। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? अपनी बुद्धि वापस पाने के बाद लड़की एक बार फिर अपने आकर्षक और सुस्त स्वभाव में लौट आए और अपने सामने वाले आदमी को देखकर मुस्कुराई। जैसी आपकी इच्छा। 3 संक्षिप्त शब्दों में वह पहले ही यह निष्कर्ष निकाल सकती थी कि यह लड़का न केवल भावनाहीन और कठिन था, बल्कि मितभाषी भी था। वैसे आपका नाम क्या है? यू लुओफेंग ने जम्हाई लेते हुए पूछा। वह अपनी पूछताछ के प्रति उदासीन लग रही थी। 2 दिन पहले दादाजी ने कहा कि वो उसके लिए एक निजी अंगरक्षक ढूंढना चाहते हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह अंगरक्षक इतनी तेजी से उसके दरवाजे पर दस्तक देगा। जियो, कोई पारिवारिक नाम नहीं। कोई नहीं। यू लुओफेंग ने एक बार फिर शून्यता से देखा और अवचेतन रूप से अपने सामने वाले आदमी को देखा, लेकिन इस आदमी के चेहरे पर अनावश्यक भावनाओं की कमी का पता चलने पर उसके होंठों का कोना यह कहने से पहले अनियंत्रित रूप से हिल गया, अब से आपका नाम यू जियो है। यू जियाओ। उस आदमी ने ये 2 शब्द फिर से फुसफुसाए और यू लुओफेंग की ओर देखने के लिए अचानक अपना सिर उठाया। उसकी अथाह आंखें चमकने लगीं। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब युन लुओफेक कमरे से बाहर निकली, तब तक दिन ढल चुका था। उसने पीछे के पहाड़ पर जाने के मामले पर चर्चा करने के लिए अपने दादा को ढूंढने और युन जियाओ को भी उनसे मिलवाने की योजना बनाई थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा अभी तक वापस नहीं आया है। इस प्रकार कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने इंतजार करना बंद कर दिया और अपने कमरे में लौट आई। हालांकि जब उसने फिर से अपने कमरे में कदम रखा, तो उसने पाया कि युन जियाओ, जो कुछ देर पहले उसके कमरे में खड़ा था, गायब हो गया था। यू जियाओ। यू लुओफिग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और कमरे में पुकारा। तभी उसकी नजर अचानक बिस्तर पर पड़ी। बिस्तर के उभार से साफ पता चल रहा था कि बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है। उसकी आवाज सुनकर कंबल के नीचे लेटा व्यक्ति बाहर आ गया। उसे उस आदमी के उत्कृष्ट, सुंदर चेहरे, उसकी अभिव्यक्ति हमेशा के लिए भावनाओं से रहित दिखाई दे रही थी। वह धीरे से अपने होठों को शुद्ध कर रहा था और उसकी काली आंखें अतुलनीय रूप से स्पष्ट थीं। युन लुओफेंग की दृष्टि रेखा धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ती गई जब तक कि वो उसके धड़ पर 8 पैक एब्स पर नहीं आ गई। ऐसी मोहक छवि का सामना करते हुए उसकी आंखें मदद नहीं कर सकी, लेकिन झुक गईं। यदि इस उत्कृष्ट व्यक्ति को वेश्यालय में बेच दिया गया, तो उसने सोचा कि पूरा राज्य जश्न मनाएगा और वह एक निश्चित क्राउन प्रिंस से अधिक लोकप्रिय होगा। यू जियो को बेशक यू लुओफिंग के आंतरिक विचारों के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था,
और उसकी स्पष्ट अंधेरी आंखें उसे घूर रही थीं। आपने मुझे अपना बिस्तर गर्म करने के लिए कहा था, और अब बिस्तर आपके सोने के लिए पर्याप्त गर्म है। यून लुओफेंग सदमे से शॉक थी, जैसा कि बाद में पता चला, इस व्यक्ति ने वाक्यांश का अर्थ गलत समझा। फिर उसका पहले से शर्माना, क्या यह बैड वार्मिंग वाक्यांश सुनने के कारण नहीं था। इस समय यू लुओफिक को अचानक पता चला कि यह लड़का वास्तव में यही था, मासूम और मनमोहक। चैप्टर 35 स्टिंकी वेंच, कम आउट हियर। बदबूदार वेंच, यहाँ बाहर आओ। बदबूदार लड़की, यहाँ बाहर आओ। अगले दिन सुबह सुबह यून लुओफेंग ने अभी अभी वॉशिंग क्रनक एचटीएम किया था, तभी अचानक पूरी यून एस्टेट में एक भयंकर आवाज गूंजी और बहुत देर तक गूंजती रही। इससे पूरा यून एस्टेट डर गया और सभी नौकरों ने अपना सिर झुकाना शुरू कर दिया। वे इस बात से हैरान थे कि इस सबसे बड़ी महिला ने जनरल डेरन को एक बार फिर से कैसे क्रोधित कर लिया। यू जियाओ, यून लुओफिंग ने कमरे से बाहर निकलने से पहले आलस्य से जम्हाई ली और अपनी नजर सामने सही आदमी पर डाली। चलो, मुझे यह भी नहीं पता कि वो बुरा आदमी किस बारे में गुस्से में है। पहले से ही सुबह सुबह भूतों की तरह चिल्ला रहा है और भेड़ियों की तरह चिल्ला रहा है। हालांकि ये उसके शब्द थे, उसे पहले से ही अंदाजा था कि यह बूढ़ा आदमी क्यों उन्मत्त हो रहा था। राजकोष कक्ष, बूढ़ा सामने खाली गोदाम देख रहा था। रोने की इच्छा लेकिन आंसू न होने की भावना ने उसे अभिभूत कर दिया, लेकिन फिर भी, चाहे कुछ भी हो, वह रो नहीं सका। खुद को जमीन पर गिरने से बचाने के लिए उसके हाथ सहारे के लिए दीवार को कांप रहे थे। वह चला गया था, यह सब चला गया था। यून कबीले की कई पीढ़ियों की सारी बचत उस मृत्यु योग्य खर्च में बर्बाद हो गई। बूढ़ा सचमुच रोना चाहता था और उसे अचानक उस फिजूल खर्ची को राजकोष की चाबी सौंपने का पछतावा हुआ। किसने सोचा होगा कि वह कुछ ही दिनों में राजकोष का सारा धन उड़ा देगी। उसके लिए एक भी तांबा नहीं बचा। इसी समय उसके पीछे से हल्के कदमों की आवाज आई और अनोखे कदमों की आवाज सुनकर बूढ़े व्यक्ति की नकारात्मक भावनाएं एक बार फिर फूट पड़ी। उसकी लाल आंखें तुरंत उसकी ओर चली गईं, जबकि उसके पूरे सिर पर सफेद बाल चमक उठे। तुम बदबूदार लड़की, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। तुमने मेरे पैसे कहाँ बर्बाद कर दिए? युवा लड़की, पूरी तरह से सफेद कपड़े पहने हुए, विशेष रूप से मासूम अभिव्यक्ति के साथ यू लुओ के सामने खड़ी थी। क्या आपने यह नहीं कहा कि मैं राजकोष में धन को अपनी इच्छानुसार खर्च कर सकता हूँ? और यह कि मैं यह सब स्थानांतरित भी कर सकता हूँ, और यह कोई समस्या नहीं होगी। बूढ़ा तुरंत चुप हो गया। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि ये शब्द उनके द्वारा कहे गए थे, लेकिन उन्होंने इसका केवल यूं ही उल्लेख किया था। कौन जानता था कि यह लड़की सब कुछ छीन लेगी। हालांकि यह यूं कबीले की कई पीढ़ियों की बचत थी। क्या उसके लिए अब तक बचत करना आसान था? दादाजी, यू लुओफेंग ने बूढ़े व्यक्ति के कंधों को थपथपाया और शानदार मुस्कान के साथ कहा, जैसा कि कहा जाता है, आप धन के साथ पैदा नहीं होते हैं और आप इसे मृत्यु पर नहीं ले सकते। इतना पैसा रखने का क्या मतलब है? किसी भी दर पर यह सारा पैसा अंत में मेरे पास ही रहेगा, तो आपको इसके बारे में इतना गुस्सा क्यों होना चाहिए? युवा लड़की की मनमोहक मुस्कान को देखकर बूढ़े व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया। वर्तमान में उनकी केवल एक बहुमूल्य पोती है, और जल्द ही पैसा वैसे भी उसके पास रह जाएगा। ये सही नहीं था। वास्तव में इस लड़की ने उसे एक कोने में सहारा दिया। लड़की, विषय मत बदलो, जल्दी से कबूल करो कि तुमने पैसे कहाँ से लिए। बूढ़ा इतना गुस्से में था कि उसकी दाढ़ी बुरी तरह हिल रही थी। अब उसमें गरिमा और उग्रता का कोई संकेत नहीं था, जो एक बार था जब यून लुओफेंग ने उसे पहली बार देखा था। यून लुओफेंग ने तथ्यात्मक रूप से जवाब दिया, मैंने यह सब खर्च कर दिया। आपने क्या किया? बूढ़े ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने मूल रूप से सोचा था कि यू लुओफेंग ने पैसे को एक अलग जगह पर ले जाने के लिए खाली कर दिया था, और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अप्रत्याशित रूप से कहेगी कि उसने यह सब खर्च कर दिया। तुम गंदी लड़की, मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम पिछले कुछ दिनों से क्या कर रही हो? आपने इतना पैसा क्यों खर्च किया? यदि आप मुझे उचित स्पष्टीकरण नहीं देंगे,
तो आज आपका और मेरा काम खत्म नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने अपना सब कुछ औषधीय जड़ी बूटियों पर खर्च कर दिया। औषधीय जड़ी बूटियाँ। बदबूदार लड़की, क्या तुम मुझे 3 साल के बच्चे के रूप में देखती हो? कौन सी औषधीय जड़ी बूटियाँ इतनी महंगी होंगी और आपको पूरे 25 मिलियन टन खर्च करने पड़ेंगे? वो 25 मिलियन है, 250 नहीं। बूढ़ा आदमी लगभग बड़बड़ाया और उसका दिल कांप रहा था। एक अपव्ययी, एक बहुत बड़ा अपव्ययी। यू लुओफिग ने अपने कंधे उचकाए और मंत्रमुग्ध होकर मुस्कुराई। औषधीय जड़ी बूटियां जो मुझे कल्टीवेशन करने की अनुमति देंगी, क्या यह इस कीमत के लायक है? चैप्टर 36, अनफैथमेबल डेप्थ्स, अथाह गहराई। क्या? बूढ़ा व्यक्ति चौंक गया। उसकी नजर बिना पलक झपकाए युवा लड़की के आत्मविश्वास से भरे चेहरे पर केंद्रित थी, जो लंबे समय तक वास्तविकता में लौटने में असमर्थ थी। उसने अभी क्या कहा? औषधीय जड़ी बूटियां जो उसे कल्टीवेशन करने की अनुमति देंगी। क्या उसे सुनने में परेशानी हो रही थी? क्या आपने अभी कहा कि आप कल्टीवेशन कर सकते हैं? उसने गलत ही सुना होगा, जरूर गलत ही सुना होगा। यह कैसे संभव हो सकता है? भले ही वे शाही डॉक्टर ऐसा करने को तैयार हों, फिर भी यह निश्चित नहीं था कि वे उसके शरीर को ठीक कर पाएंगे। हालांकि बूढ़ा व्यक्ति तुरंत अपने संदेह की पुष्टि करने में सक्षम था। युवा लड़की के चेहरे पर अभी भी वही दृढ़ इच्छाशक्ति और मनमोहक मुस्कान थी। उसकी आंखें और भौहें अहंकार और आत्मविश्वास दिखा रही थीं। उसका शरीर सफेद कपड़ों से ढका हुआ था जो हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे, और उसके पतले काले बाल झरने की तरह लहरा रहे थे, जो अद्वितीय रूप से युवा थे। बहरहाल, बूढ़े व्यक्ति का ध्यान स्पष्ट रूप से वहां नहीं था। आध्यात्मिक ऊर्जा, यह सही था। वह अपनी प्यारी पोती से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की उपस्थिति महसूस कर सकता था। निम्न श्रेणी के प्रारंभिक स्तर के स्पिरिट कल्टीवेटर। उसने अविश्वास से पूछा, फेंगर, आप कल्टीवेशन कर सकते हैं? यह सही है। फेंग यून लुओ ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं कल से कल्टीवेट शुरू कर सकती हूँ, मेरे पास आपको बताने का समय नहीं था। अब, क्या आपको अभी भी लगता है कि ये औषधीय जड़ी बूटियां महंगी हैं? 3 सेकंड की शांति के बाद, पूरी यून एस्टेट में पागल हंसी की आवाज गूंज उठी। इससे यून एस्टेट की नौकरानियां और गार्ड और भी भयभीत हो गए। वे वास्तव में यह पता नहीं लगा सके कि उनका जनरल किस बात पर अपना दिमाग खराब कर रहा था। वह एक पल में क्रोधित हो रहा था और अगले ही पल हंस रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वो पागल हो रहा हो? वर्तमान में, यू लुओ, जो राजकोष में खड़ा था और अपना सिर पीछे झुकाकर दिल खोलकर हंस रहा था, उसे पूरी तरह से पता नहीं था कि कुछ लोगों द्वारा आज की कहानी का प्रचार करने के कारण इसने पूरे शाही शहर को उसकी विवेकशीलता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा, यह यू लुओफेंग कचरा ही था, जिसने उसे पागलपन के कगार पर धकेल दिया था। यू लुओफेंग ने कुछ नहीं कहा और आलस्य से दरवाजे की चौखट के सामने झुक गई, चुपचाप इस बूढ़े आदमी की मौज मस्ती खत्म होने का इंतजार कर रही थी। अंततः बूढ़ा व्यक्ति अपनी हंसी पर काबू पाने में सक्षम हो गया, फिर भी उसकी उठी हुई भौहें अभी भी उसके दिल में उत्साह को प्रकट कर रही थीं। महंगा नहीं, बिल्कुल भी महंगा नहीं। जब तक आप कल्टीवेशन कर सकते हैं, भले ही आपने मुझे यून क्लेन एस्टेट बेच दिया हो, दादाजी अभी भी इसे आपके लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए तुरंत बेच देंगे, अकेले 25 मिलियन टन। यह काम नहीं करेगा। मुझे तुरंत आपके दूसरे चाचा को यह अच्छी खबर बताने की जरूरत है। दूसरे अंकल की बात कर रहे हैं? यून लुओफेंग ने थोड़ा रुकते हुए कहा, दादाजी, आज रात आपको अंधेरे का उपयोग करके दूसरे अंकल को गुप्त रूप से पीछे के पहाड़ पर भेजना चाहिए। मैं कल भी वहीं रहने के लिए चाली जोगी। इसके अलावा, कोई है जिसे मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। शुरुआत से ही, यू लुओ ने पहले ही उस आदमी को यू लुओफेंग के पीछे खड़ा देखा था। यह केवल उसके गुस्से के कारण था कि उसने अभी तक उससे नहीं पूछा। हालांकि इस मामले में वह जानता था कि यह वही आदमी है जिसे उसकी पोती उससे मिलवाना चाहती थी। उनका कहना था कि यह आदमी सचमुच एक आदर्श आदमी का नमूना है। यह चेहरा और आकृति निश्चित रूप से क्राउन प्रिंस हिज हाइनेस से कमतर नहीं थी, यहाँ तक यह उससे भी बड़े अंतर से आगे निकल गया।
यह यून जियाओ है और अब से वह मेरा निजी अंगरक्षक होगा। आप कह रहे हैं कि यह लड़का आपका चुना हुआ अंगरक्षक है? यून लुओ आश्चर्यचकित था। चाहे उसका लुक हो या उसकी आभा, यह आदमी बिल्कुल भी बॉडीगार्ड जैसा नहीं लग रहा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी ताकत के बावजूद यून लुओ अभी भी इस आदमी की ताकत के स्तर को नहीं समझ सका। विचार करने पर या तो यह आदमी एक कूड़ा था जो कल्टीवेशन नहीं कर सकता था, या उसकी ताकत में अथाह गहराई थी। यूं लुओ बाद की संभावना की ओर झुक गए। इस आदमी की आभा बहुत मजबूत थी। इतनी शक्तिशाली आभा वाला व्यक्ति कूड़ा कैसे हो सकता है? फेगर, तुमने इस अच्छे आदमी का अपहरण कहाँ से किया? यूं लुओ ने पूछा और यूं लुओ फेंग पर एक सार्थक नजर डाली। यूं लुओ के अच्छे आदमी कहने से असंतुष्ट यू जियाओ ने नाराजगी में अपनी भौहें सिकोड़ ली। यदि कोई और होता जिसने उसे इस तरह अपमानित करने का साहस किया होता, तो उन्हें पहले ही मार दिया गया होता। लेकिन वो यूं लुओफेक के दादा थे, और इसलिए उन्हें सहना पड़ा। नोट, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या कमेंट करें करा के हमें बताएं ये कहानी आपको कैसी लगेगी। चैप्टर 37, स्पिरिट गैदरिंग मेडिसिनल लिक्विड 1, आत्मा संग्रहण औषधीय तरल 1। यून लुओफेक की आंखों में एक बुरी रोशनी चमक उठी। मैंने उसे एक बार बचाया था, इसलिए वह कृतज्ञता का कर्ज चुकाने आया था। उसने वास्तव में उसे एक बार बचाया था, लेकिन उसने उसका इलाज करने में ज्यादा परेशानी नहीं उठाई और बस लापरवाही से काम करती रही। उस समय इस आदमी को किसने अपने ऊपर गिरने दिया? यदि यह उसकी आध्यात्मिक इकाई का संविधान नहीं होता, तो वह उसे बचाने के बारे में सोचती भी नहीं और उसे बस खुद की रक्षा करने देती। यून लुओ ने हंसते हुए कहा, मेरी पोती में निश्चित रूप से महान क्षमताएं हैं। न केवल आपने अपनी बेकार काया से छुटकारा पा लिया, बल्कि आपके पास शानदार चिकित्सा कौशल भी हैं। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री म्यू ने यहाँ तक किया था कि भविष्य में कोई भी आपसे शादी नहीं करेगा और आप केवल एक उपपत्नी बन सकती हैं। मैं कहता हूँ कि इससे पहले कि जो लोग शादी का प्रस्ताव रखना चाहते हैं वे हमारी संपत्ति की दहलीज पर भीड़ लगा दें। प्रधानमंत्री मू यू जियाओ ने गुप्त रूप से भावनाओं से रहित अपनी विशेषताओं के साथ नाम नोट किया। उनकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ठंडी रही। सही है दादाजी, यू लुओफेंग ने खुशी से मुस्कुराते हुए अपना हाथ यू लुओ की ओर बढ़ाया। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? अभी के लिए मुझे 1000 टेल्स दे दो। हालांकि म्यूशेन प्रधानमंत्री एस्टेट का बेटा था, लेकिन उसके लिए 50 मिलियन टेल्स जुटाना इतना आसान नहीं होगा। यहाँ तक कि उस जमा राशि का स्रोत भी अज्ञात था जो उसने उसे दी थी। इसलिए अगर वह शेष 45 मिलियन टेल्स के लिए इंतजार करती, तो उसे डर था कि इसमें कुछ दिन लगेंगे। खांसी खांसी, बूढ़े आदमी का अपनी ही लार से लगभग दम घुट गया था। उसने अवचेतन रूप से अपने सीने की रक्षा की ताकि कोई व्यक्ति उसके कपड़ों में बैंकनोट एक की शीट छीन न ले। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? यह 1000 टन ही बचा है। मेरी पिछली सेवानिवृत्ति राशि को बर्बाद मत करो। इसे बाहर ले जाओ। यू लुओफेंग ने अपनी उंगली से इशारा किया। तुम्हारे पास इस 1000 टन का कोई उपयोग नहीं है। फिलहाल इसे मुझे उधार दे दो, और कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हारे खजाने को भरपूर भरने में तुम्हारी मदद करूंगी। क्या आप सच बोल रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति के संदेह के बावजूद उसने अभी भी झिझकते हुए कांपती उंगलियों से बैंकनोट की शेष शीट को अपने कपड़ों से बाहर निकाला। लड़की, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, यह हमारी जनरल एस्टेट का बचा हुआ सारा पैसा है। अगर कुछ दिनों के बाद तुमने खजाना भरने में मेरी मदद नहीं की, तो मैं तुम्हारे लिए रोऊंगा। बूढ़े व्यक्ति की व्यथित अभिव्यक्ति को देखते हुए यू लुओफेंग का माथा थोड़ा हिलने के अलावा नहीं रह सका। उसने असहाय होकर प्रस्तावित बैंकनोट स्वीकार करने के लिए अपना हाथ उठाया और उसकी अश्रुपूर्ण अभिव्यक्ति के तहत खजाना छोड़ दिया। स्पिरिट इकट्ठा करने वाला औषधीय तरल स्पिरिट की कल्टीवेशन करने वालों को अधिक आसानी से कल्टीवेट करने में मदद कर सकता है। आत्मा की कल्टीवेशन करने वालों को केवल इस आत्मा संग्रहण औषधीय तरल मिश्रण में भिगोने की आवश्यकता है, और यह उन्हें और भी तेजी से सफलता प्राप्त करने की अनुमति देगा। हजारों साल पहले यह सबसे मूल्यवान खजाना था,
और अनगिनत आध्यात्मिक साधक अपने सपनों में भी इसके लिए तरसते थे। हालांकि यह आत्मा संग्रहण औषधीय तरल पहले ही विलुप्त हो चुका था, और इस महाद्वीप पर ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो अभी भी इसके नुस्खे जानते हों। सौभाग्य से यू लुओफेंग के पास जियोमो की तरह एक विश्वकोश था, इसलिए यह आत्मा संग्रहण औषधीय तरल उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। दुर्भाग्य से इस समय यू लुओफेंग ने अभी तक कोई आध्यात्मिक जड़ी बूटी नहीं उगाई थी। सामान्य औषधीय जड़ी बूटियों से निर्मित एक आत्मा संग्रह औषधीय तरल, इसका औषधीय प्रभाव कई गुना कमजोर हो जाएगा। चिकित्सा मंडप अनगिनत संख्या में पैदल यात्री अंदर बाहर आते जाते रहे, बेहद व्यस्त। युन लुओफेग ने अभी मेडिकल मंडप के दरवाजे में प्रवेश किया था, जब हरा वस्त्र पहने वह व्यक्ति जिसने आखिरी बार उसका स्वागत किया था, उसके चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान के साथ आगे आया। सबसे बड़ी मिस युन, इस बार आप कौन सी औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने आ रही हैं? क्या चिकित्सा मंडप में ये औषधीय जड़ी बूटियां हैं? यू लुओफेंग ने उसके हाथों में नुस्खा थमाया। हरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने नुस्खे को स्वीकार किया, उस पर गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सबसे बड़ी मिस यू, इस बार आप जो औषधीय जड़ी बूटियां खरीद रही हैं, वे बहुत महंगी नहीं हैं, कुल कीमत केवल 800 टन। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि ये औषधीय जड़ी बूटियां इस बार मिस यू के लिए एक उपहार होंगी, और हम आपके पैसे स्वीकार नहीं करेंगे। यह कहना पड़ा कि यह मेडिकल पवेलियन वास्तव में जानता था कि व्यापार कैसे करना है। यू लुओफेंग ने पिछली बार मेडिकल पवेलियन में 25 मिलियन टन खर्च किए थे, इसलिए भले ही इस बार औषधीय जड़ी बूटियों का शुल्क नहीं लिया गया था, फिर भी मेडिकल पवेलियन ने काफी कमाई की और साथ ही ग्राहकों का दिल जीतने में भी सक्षम रहा। चैप्टर 38, स्पिरिट गैदरिंग मेडिसिनल लिक्विड 2, आत्मा संग्रहण औषधीय तरल 2। फिर धन्यवाद। युन लुओफेंग ने 1000 टेल का नोट अपने हाथ में पकड़ा और अचानक पूछा, यह सही है, क्या मेडिकल मंडप औषधीय तरल पदार्थ स्वीकार करता है? औषधीय तरल पदार्थ। हरे लबादे वाला आदमी एक पल के लिए ठिठक गया। यह औषधीय तरल के प्रकार पर निर्भर करेगा, और यदि औषधीय तरल का प्रभाव काफी अच्छा है, तो हमारा मेडिकल मंडप उचित मूल्य देगा। यू लुओफेग ने थोड़ा नीचे देखा। यह आत्मा संग्रहण औषधीय तरल, इसके चिकित्सीय प्रभाव काफी अच्छे माने जाने चाहिए, है ना? क्यों? क्या मिस यू ने एक औषधीय तरल बेचना चाहती है? हालांकि हरा वस्त्र पहने व्यक्ति विनम्रता से मुस्कुराया, लेकिन वह इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। कौन नहीं जानता था कि युन परिवार की सबसे बड़ी लड़की एक बेकार लड़की थी। लेकिन फिलहाल यह अज्ञात था कि वह अप्रत्याशित रूप से चिकित्सा कला की ओर कैसे आकर्षित हो गई और यहाँ तक इस पर बड़ी रकम भी खर्च कर दी। इसके अलावा उसने पहले ही सुना था कि जनरल आज घर पर बहुत क्रोधित हो गया था, और उसने सोचा कि अपराधी कोई और नहीं बल्कि यह गंवार यू लुओफेग था। इस क्षेत्र में एक नौसिखिया के रूप में उसकी स्थिति के आधार पर उसके औषधीय तरल का क्या उपयोग होगा? फिलहाल मेरा अभी भी यह इरादा नहीं है। हालांकि अगर मैं औषधीय तरल बेचना चाहती हूँ, तो मैं आपके मेडिकल मंडप में आऊंगी। चिकित्सा मंडप के अन्य सदस्य पहले ही उसकी औषधीय जड़ी बूटियां ले जा चुके थे। उन्हें प्राप्त करने के बाद हरे वस्त्रधारी व्यक्ति की चिंतनशील दृष्टि के तहत वह जाने के लिए मुड़ी। वो लंबी आकृति धीरे धीरे सड़क पर गायब हो गई। जनरल एस्टेट में लौटने पर यू लुओफेग पीछे के पहाड़ पर गई, और यह निर्देश देने के बाद कि उसे किसी से परेशान नहीं किया जाएगा, उसने गॉड कोड स्पेस में प्रवेश किया। गॉड कोड के अंदर जियोमो ने नाराजगी और दयनीयता से यू लुओफेंग को देखा। उस व्यथित अभिव्यक्ति से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह रोना चाहता था। मास्टर, आप बहुत दिनों से मुझसे मिलने नहीं आए, और तुम उस अच्छे आदमी को कब खाओगे? यू लुओफेग ने उस पर तिरछी नजर डाली। आओ और मेरी मदद करो, मैं उन औषधीय जड़ी बूटियों को लगाना चाहती हूँ जो मैंने पिछली बार इस औषधीय क्षेत्र में प्राप्त की थीं। आह, कुछ तो ठीक नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस औषधीय क्षेत्र ने अपना आकार बढ़ा लिया है? ये औषधीय जड़ी बूटियां पहली बार थी जब यू लुओफेग मेडिकल मंडप से औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने गए थे। ये पूरक जड़ी बूटियां उन्हें चिकित्सा मंडप द्वारा दी गईं। व्यस्त होने के परिणामस्वरूप अब उसे उन्हें रोपने का समय मिल गया।
मास्टर, अब जब आप सफलतापूर्वक स्पिरिट कल्टीवेटर बन गए हैं, तो औषधीय क्षेत्र ने अपना दायरा बढ़ा लिया है। जैसे जैसे आपकी ताकत मजबूत होती जाएगी, इस औषधीय क्षेत्र का क्षेत्र भी बड़ा होता जाएगा। जियोमो ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। इसके अलावा, जो औषधीय जड़ी बूटियां आपको पिछली बार मिली थीं, वे किसी चोट के धीरे धीरे इलाज के लिए सबसे आम प्रकार की हर्बल सामग्री हैं। इस प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों को आध्यात्मिक जड़ी बूटियों में बदलने के लिए आपको केवल 10 दिन चाहिए। क्या आपने पहले नहीं कहा था कि औषधीय जड़ी बूटियों को आध्यात्मिक जड़ी बूटियों में बदलने में कम से कम 3 महीने लगेंगे? मूर्ख गुरु। जियोमो लगभग उछल पड़ा, उसकी अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहने के लिए नाराज और सुधार देखने के लिए अधीर। उसने कहा, पिछली बार मैंने जो बात की थी वह औषधीय स्नान के लिए हर्बल सामग्री थी। वे औषधीय जड़ी बूटियां अभी भी कुछ हद तक मूल्यवान हैं, और उन्हें आध्यात्मिक जड़ी बूटियां बनाने के लिए उगाने में निश्चित रूप से 3 महीने लगेंगे, शायद उससे भी अधिक। आपके हाथ में औषधीय जड़ी बूटियां कुछ भी नहीं हैं, इसलिए आप उन्हें 10 दिनों के भीतर काट सकते हैं। यू लुओंगफेंग को अचानक एहसास हुआ कि उसने पहले जियोमो का मतलब गलत समझा था। मुझे एक फावड़ा लाने में मदद करो, मैं इन जड़ी बूटियों को रोपना शुरू कर दूंगी। हम इस औषधीय क्षेत्र की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए इन औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग करेंगे। यू लुओंगफेंग ने जमीन से एक जड़ी बूटी ली और फिर जियोमो की ओर देखा और एक आदेश दिया। जियोमो ने हंगामा किया और फिर फावड़ा उठाया और उत्सुकता से यू लुओंगफेंग के सामने चला गया। फिर उन्होंने उस युवा लड़की को खेत में औषधीय जड़ी बूटियां लगाने में मदद की। जब यू लुओफेंग ने गॉड कोड स्पेस छोड़ा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चूंकि उसने किसी को परेशान न करने का आदेश दिया था, अब तक पहाड़ के इस हिस्से में कोई भी उसे परेशान करने नहीं आया। फिर वह रसोई की ओर चली गई। जड़ी बूटियां पहले ही उगाई जा चुकी थीं, इसलिए आत्मा संग्रहण औषधीय तरल बनाना शुरू करने का अब सही समय है। चैप्टर 39, फूड स्टीलिंग, गोल्ड सीकिंग हैमस्टर 1। खाना चुराना। सोना ढूंढने वाला हैमस्टर। एक धुंधली रसोई के अंदर सफेद कपड़ों में एक युवती बिना रुके काम में व्यस्त थी। रसोई में जड़ी बूटियों की खुशबू का झोंका आ रहा था। उसके हाथ में पंखा था और वह औषधीय बर्तन के नीचे हल्की हल्की आग जला रही थी। लगभग पूरा हो गया। युवा लड़की ने अपनी हरकत रोक दी, बगल से एक रुमाल लिया, उसे बर्तन के ढक्कन के ऊपर रखा और ध्यान से ढक्कन को ऊपर उठाया। यह आत्मा संग्रहण औषधीय तरल 5 दिनों के उपयोग के लिए पर्याप्त होना चाहिए। धीरे धीरे अपने होठों के कोने को मोड़ते हुए, लड़की का बेहद खूबसूरत चेहरा एक दुष्ट मुस्कान से सजी हुई थी। मुझे नहीं पता कि अगर मैं इस स्पिरिट गैदरिंग मेडिसिनल लिक्विड को बेचूं तो मैं कितना पैसा कमाऊंगा। तभी पीछे से एक गहरी और कर्कश आवाज आई। इसके अलावा, वो दूसरे व्यक्ति के शरीर से निकलने वाली विशिष्ट मर्दाना उपस्थिति को भी महसूस कर सकती थी। आपका स्नान तैयार है। यू लुओफेंग एक पल के लिए चौंक गई। वह पीछे मुड़कर भौहें चढ़ाए उस आदमी की ओर देखने लगी जो उसके पीछे खड़ा था। क्या मैंने किंग्यान को ऐसा करने का आदेश नहीं दिया? यदि आप किंग्यान का काम चुरा लेंगे, तो वह क्या करेगी? उस आदमी ने युन लुओफेंग को हैरानी से देखा, उसे उसकी नाखुशी का कारण समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं आएगा तो मैं यह नहीं करूंगा। उस आदमी की अभिव्यक्ति देखकर यू लुओफेंग हंसे। यू जियाओ, क्या आप जानते हैं कि आप कैसे हैं? मुझे नहीं पता। उस आदमी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वो वास्तव में नहीं जानता था कि वह कैसा था। इन पिछले वर्षों में, अपने अधीनस्थों के अलावा, वह केवल उन शत्रुओं के संपर्क में रहा था जो उसके हाथों नष्ट हो गए थे। निस्संदेह, ये लोग उसके सामने बहुत अधिक उद्दंड होने का साहस नहीं करेंगे। लकड़ी, तुम मंदबुद्धि लकड़ी के टुकड़े की तरह हो। युन लुओफेंग ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ते हुए उस आदमी की ओर कुछ कदम बढ़ाए। वह अपने सामने भावशून्य आदमी को ऐसे घूरती रही मानो किसी कलाकृति की प्रशंसा कर रही हो। हालांकि, ठीक है, क्योंकि आप लकड़ी का एक बिना पॉलिश वाला टुकड़ा हैं, यह वास्तव में मुझे आपको ठीक से बदलने के लिए प्रेरित करता है। आखिरकार उस आदमी के संवेदनाहीन चेहरे में जरा सा बदलाव दिखा।
भले ही वह परिवर्तन लगभग अगोचर था, फिर भी चौकस युन लुओफेंग ने इसे पकड़ लिया और उसके इस रूप से युन लुओफेंग उसे और भी अधिक चिढ़ाना चाहती थी। यू जियाओ, आप हर चीज में अच्छे हैं, सिवाय इसके कि आप पुरुषों और महिलाओं के बीच के मामलों के बारे में थोड़ा अनभिज्ञ हैं। इस प्रकार मैं तुम्हें किसी और अधिक चुलबुले व्यक्ति में बदलना चाहती हूँ और फिर मैं तुम्हें एक वेश्यालय में बेच दूंगी। तुम्हारे इस शरीर और रूप के साथ यदि आप वेश्यालय में प्रवेश करते हैं तो मुझे डर है कि लॉन्ग युआन किंगडम का सबसे खूबसूरत आदमी क्राउन प्रिंस महामहिम भी तुम्हारे लिए एक मोमबत्ती नहीं पकड़ सकता है। उस समय मैं पैसे बटोर रही होगी। अगर कोई युन जियाओ के अधीनस्थों को उसकी बातें सुनने की इजाजत दे तो वे शायद फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़ेंगे। यह महिला वास्तव में पैसे के लिए मास्टर को वेश्यालय में बेचना चाहती थी। यह सर्वविदित तथ्य था कि उनके गुरु का स्वभाव बहुत अच्छा नहीं था। उसके तरीकों ने भी लोगों को परेशान कर दिया और जो लोग उसके हाथों मारे गए वे असंख्य थे। अन्यथा जो लोग महाद्वीप पर मास्टर का नाम जानते थे वे उन्हें राक्षस नहीं कहते। लेकिन उसने वास्तव में मास्टर के सामने ये शब्द कहने की हिम्मत की। यू जियाओ का चेहरा ठिठक गया, उसकी अभिव्यक्ति भी धीरे धीरे टूट गई। उसे केवल उन मिचली करने वाली महिलाओं के झुंड के बारे में सोचने की जरूरत थी और उसे मारने की इच्छा होगी। हा हा हा, यू लुओफेंग जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सकी, उसकी शक्ल खुशी से भरी थी। यू जियाओ, मैंने सोचा था कि आपकी अभिव्यक्ति हमेशा ठंडी रहेगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि केवल वे शब्द ही आपके चेहरे पर उस गंभीर भाव को दूर कर देंगे। आप अंततः एक सामान्य व्यक्ति की तरह बन रहे हैं। उसने यू जियाओ के कंधे को थपथपाया, जल्दी से आत्मा संग्रह करने वाला औषधीय तरल उठाया और रसोई से बाहर चली गई। उस आदमी की नजरें यू लुओफेंग की पीछे हटती आकृति पर नजर रख रही थीं। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अप्रत्याशित रूप से उसके द्वारा खेला गया था। यदि युन जियाओ के अधीनस्थ यहाँ होते तो बहुत संभव था कि उनका जबड़ा सदमे से गिर जाता। यू लुओफेंग द्वारा छेड़े जाने के बावजूद उनके मालिक वास्तव में क्रोधित नहीं हुए। क्या यह अभी भी उनका लोगों को मक्खियों की तरह मारना और दुनिया को उसकी आंखों में न डालना गुरु था? वास्तव में एक बार एक महिला थी जिसने गलती से नकाब के नीचे अपने मालिक की शक्ल देख ली और उसे लुभाने के लिए अपनी अपील का व्यर्थ प्रयास किया। मास्टर ने सीधे अपनी तलवार से उसे मारने से पहले सोचा भी नहीं। उस लड़की की तो बात ही छोड़िए जो पैसे कमाने के लिए उसे वेश्यालय में बेचना चाहती थी। चैप्टर 40, फूड स्टीलिंग, गोल्ड सीकिंग हैमस्टर 2, खाना चुराना, सोना ढूंढने वाला हैमस्टर। दोवरिया माउंटेन। एक सपाट और छोटे घर के अंदर सफेद कपड़ों में लड़की ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और भाप से भरे बाथटब के किनारे चली गई। उसने सावधानी से अपने हाथ में ली हुई चीनी मिट्टी की बोतल से औषधीय तरल पदार्थ स्नान के पानी में डाला। जब तक नहाने का पानी दूध या सफेद नहीं हो गया तब तक उसने धीरे धीरे टब में कदम नहीं रखा। जैसे ही उसने टब में कदम रखा उसे अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर महसूस हुई, जिससे उसे स्फूर्ति महसूस हुई और उसके मूड में सुधार हुआ। जियोमो, मैं अब कल्टीवेशन करना शुरू करूंगी। मेरे आसपास नजर रखने में मेरी मदद करें। अगर कोई आए तो मुझे तुरंत बताएं। हाँ मास्टर, जियोमो ने उत्साहपूर्वक वादा किया। हालांकि वह केवल गॉड कोड वर्ल्ड के अंदर ही रह सकता था, एक भी सांस लेने वाली इकाई उससे अपनी उपस्थिति को छिपाने में सक्षम नहीं होगी। मास्टर को रिपोर्ट करते हुए, मैं इस पीछे के पहाड़ में 3 लोगों की उपस्थिति का पता लगा रहा हूँ। एक आपके दूसरे चाचा का है, दूसरा यू जियो का है और आखिरी वाला अज्ञात है। हालांकि वो व्यक्ति यू जियो के साथ है और उसके दुर्भावनापूर्ण इरादे भी नहीं हैं। यू जियाओ, यू लुओफेंग रुक गए। चूंकि कोई गलत इरादा नहीं है, इसलिए आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पहाड़ की चोटी पर उगी हुई घास फूस। युन जियाओ ने भूरे कपड़े पहने आदमी को अपने सामने घुटने टेकते हुए देखा। उसका स्वर अनुचित रूप से ठंडा था। क्या मैंने यह नहीं कहा था कि एक भी व्यक्ति मेरी अनुमति के बिना यून एस्टेट में प्रवेश नहीं करेगा? क्या आप भूल गए? यह कहते हुए यू जियाओ के शरीर से एक दबंग आभा निकल गई। यदि यू लुओफेंग इस समय यहाँ होती
तो उसे पता चलता कि यूं एस्टेट के पीछे पहाड़ पर रहने वाले आध्यात्मिक जानवरों ने हिलने की हिम्मत नहीं की और जमीन पर झुके हुए थे। लिन कियोंग रोना चाहता था लेकिन उसके आंसू नहीं थे। वह सिर्फ एक मामले की रिपोर्ट देने आए थे। कौन जानता था कि उस पर इस भयानक आदमी का क्रूर दबाव पड़ेगा। यह सही था, भयानक। इन अधीनस्थों के दिलों में, उनकी आंखों के सामने का आदमी वास्तव में एक राक्षस था जो लोगों को भयभीत करता था। जिसने भी उसे नाराज किया उसका भाग्य निश्चित रूप से मृत्यु से भी बदतर होगा। मास्टर, यह इस तरह है। लिन क्योंग ने अपनी लार निगल ली, कांपते हुए उत्तर दिया, हाल ही में महाद्वीप में एक प्रतिभाशाली लड़की दिखाई दी, और वह लड़की मास्टर की प्रशंसा करती है। इसके अलावा वह यह फैला रही है कि इस दुनिया में मास्टर के लिए उससे अधिक योग्य कोई नहीं है, और उसने यहाँ तक कि वह मास्टर को जीत सकती है। यह अधीनस्थ मास्टर से पूछने के लिए यहाँ है, क्या हमें इस मामले से निपटने की जरूरत है? किल्ह, दो शब्द, सरल और समझने में आसान, लेकिन इसने इस व्यक्ति की क्रूरता के स्तर को भी दर्शाया। आह, लिन कियोन क्षण भर के लिए ठिठक गया। अपने मालिक की दुष्टता और निर्ममता की गहराई को जानने के बावजूद उसने यह नहीं सोचा था कि वह सीधे तौर पर उन्हें मार डालेगा। जैसे कि वह लिन कियोंग द्वारा कहे गए इस एक शब्द से बहुत असंतुष्ट था, उस आदमी की ठंडी आंखें उस पर केंद्रित हो गईं। बस इस नजर ने ही लिन कियोंग को सिर से पांव तक कांपने पर मजबूर कर दिया और जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। यह अधीनस्थ आज्ञा का पालन करता है। यून जियाओ ने जैसे कुछ सोचा हो, अनायास ही उसकी नजर अपने से कुछ ही दूरी पर एक मंजिला घर पर पड़ी। इसके अलावा प्रधानमंत्री म्यू एस्टेट और यून कबीले के बीच की शिकायतों की जांच करने के लिए किसी को भेजें और एक भी शब्द छोड़े बिना मुझे सूचित करें। हाँ, लिन कियोंग ने एक मुट्ठी को दूसरे हाथ में पकड़ते हुए जवाब दिया। उसे वास्तव में यह समझ में नहीं आया कि मास्टर जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति एक जनरल की बेटी का रक्षक बनने के लिए लॉन्ग युआन जैसे बेहद छोटे राज्य में क्यों भाग जाएगा। भले ही वह सम्राट ही क्यों न हो, फिर भी जब भी वह मास्टर को देखता था तो उसे कई बार झुकना पड़ता था। बेशक, भले ही लिन कियोंग को 100 हिम्मत दी जाए, फिर भी वह यह सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करेगा। अन्यथा वह जीवित नहीं बच पाता। यू लुओफेंग, जो इस समय घर में कल्टिवेट कर रही थी, स्वाभाविक रूप से बाहर होने वाली हर चीज से बेखबर थी। वह उस हंगामे से भी अनभिज्ञ थी जो उसने पिछली बार मेडिकल पवेलियन में समाधानों की कुछ पंक्तियां छोड़ने के बाद मेडिकल पवेलियन में पैदा किया था। बेवकूफों का एक समूह। मेडिकल पवेलियन के पिछले हॉल के अंदर एल्डर रोन के चेहरे पर रोष की परत थी, जिससे उनके सामने खड़े लोग इतने डरे हुए थे कि उनमें बड़ी सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। हमें बताएं आपको ये कहानी कैसी लगेगी।